नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वीडियो को। तो बस अभी ये जर्नी आगे चलती रहेगी और आपके पूरे 11th में मैं आपको सपोर्ट करने वाली हूँ। टेंशन मत लीजिएगा, हर एक चैप्टर कवर करेंगे हम लोग। तो जैसे आपने देखा है कि अकाउंट्स है, ओसी है, इकोनॉमिक्स है, उनके चैप्टर्स एक चैप्टर खत्म भी हो चुका है एंड सेकंड स्टार्ट हो चुका है। तो आज पहले हम खत्म करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। तो शुरू भी करते खत्म भी करते, चैप्टर छोटा सा ही, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, तो हम उसको फिनिश कर सकते हैं। बच्चा स्टैटिस्टिक्स का एक्चुअली मतलब होता है, देखो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टैटिस्टिक्स किया था ना, मीन मीडियन मोड है ना, 14 चैप्टर 30-40 चैप्टर था। तो आपने एक्चुअली अब इस चैप्टर से वाकिफ तो हुई, 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत आया था, 9th में भी आया था, तो ये चैप्टर से थोड़ा वाकिफ तो हैं हम लोग कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो देखो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है ना, ये एक तरीके का एक साइंस होता है। ये साइंस मतलब सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है। साइंस को मतलब हर बार साइंस का मतलब ये नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ऐसा नहीं होता। साइंस का एक्चुअली मतलब होता है कि कोई भी स्टडी आप बहुत सिस्टमेटिक करते हो, उसको साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक्चुअली मैथ्स के अंदर ही था, मैथ का ही ब्रांच था। उसके बाद इसके अंदर जो एक स्टडी की गई वो ऐसा था कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप उसको स्टडी करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ना कि सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर, ना कि सिर्फ कॉमर्स फील्ड के अंदर, बहुत सारी फील्ड के अंदर। एक्चुअली ये शुरू मैथमेटिक्स से हुआ था, तो बहुत सारी फील्ड के अंदर आपको ये काम आने वाला है। इसके लिए फिर स्टैटिस्टिक्स को मैथ से अलग कर एक अलग फील्ड जो है वो बना दिया गया और उसको नाम दे दिया गया स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें होता क्या है, इसमें अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो इसके अंदर होता है सर्वे करना, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उसका आपको सर्वे करना पड़ता है। तो उसी सर्वे को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। सब में आता है ये, सब में। आप बिजनेस करोगे आपको उसमें आएगा, आपको स्टडी करते हो आपको उसके अंदर आएगा, ठीक है। किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेटा को स्टडी करते हो उसके अंदर, सब कुछ, ठीक है। सबके अंदर आपको ये जो है स्टैटिस्टिक्स काम आने ही वाला है। तो अब स्टैटिस्टिक्स जैसे मैंने कहा कि इट्स लाइक स्टेप्स, ठीक है। एक स्टेप अगर आगे जाएंगे तो वो एक स्टडी पूरी बनती है। इसके लिए आप इस चैप्टर में जब देखेंगे ना, या आप इसका जब इंडेक्स देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का, तो आपको एक ऑर्डर दिया गया है चैप्टर्स का, ठीक है। तो हर एक चैप्टर का खुद का एक इंपॉर्टेंस है और हर एक चैप्टर एक कहीं ना कहीं एक स्टेप आता है, ठीक है। आज अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे है और आपको 5th फ्लोर पे जाना है तो आप सीधा जंप नहीं करोगे ना, ठीक है। आप एक फ्लोर कवर करते हुए आप जाओगे, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी चैप्टर जो है वो इस तरीके से है कि एक चैप्टर कवर करेंगे तो पूरा पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। अब जैसे कि देखो कोई भी चीज़ समझनी होती है तो उसका हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, और कॉन्सेप्ट इसका मतलब कि थियरी क्लियर करनी पड़ती है। इसके लिए वैसे ही चैप्टर प्रैक्टिकल है, बट ये वाला जो चैप्टर वैसे ये फील्ड स्टैटिस्टिक्स जो है प्रैक्टिकल है, बट इसका पहला चैप्टर जो है कंप्लीट थियरी है, बिकॉज थियरी जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि ये है क्या एक्चुअली, ओके। तो सबसे पहला चैप्टर बेटा कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना ना। सबसे पहले पॉइंट आता है कि मैम डेटा मतलब क्या होता है। देखो डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में आपको जब जानकारी लेनी होती है तो आप उसका डेटा कलेक्ट करते हो। एक सिंपल सी बात है, फ्राइडे को कोई मूवी रिलीज होती है और हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू देखते हैं, है ना भाई। रिव्यू कैसी है तो ये कि संडे को पैसे खर्च करेंगे, वरना अपन पैसे नहीं खर्च करने वाले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो क्या आप खाली एक इंसान से पूछ के बैठ जाते हो क्या? नहीं ना। तो ये तकरीबन आप 4-5 लोगों से पूछोगे जो मूवी देख के आए होंगे। अरे आप ये तो छोड़ो, आजकल तो ज़माना यूट्यूब का है, तो लोग ना यूट्यूब पे रिव्यूज़ पहले देख लेते हैं, ठीक है। वो IMD स्टार्स पहले देख ले कितना मिला है मूवी को। फिर वो जो रेडियोज़ में वो जो होते हैं क्या बोलते हैं RJs, ठीक है, वो रिव्यूज़ देते हैं, आप वो सुन लेते हो। दैट मीन्स कि एक मूवी जाने के लिए आप इतना ज़्यादा पहले सर्वे करते हो, ठीक है। तब जाके बोला कि भाई ठीक है अब ना मैं 500 रुपये की टिकट खर्च करूंगा, वरना तो नहीं करने वाला। तो एक छोटी सी मूवी के लिए हम इतना सर्वे करते हैं, तो सोचिए बिजनेस में इसका कितना इंपॉर्टेंस होगा। अब सोचिए एक कंट्री को चलाने में कितना इंपॉर्टेंस होगा। तो अब यहाँ से एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि ये चैप्टर या ये जो पूरी फील्ड है स्टैटिस्टिक्स, वो बिजनेस के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आया ना बात समझ में, ओके। तो अब डेटा कलेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो बस वही चीज़ अपन देखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इत्मीनान से इसको सुनिए, अच्छे तरीके से देखिए। ये जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, मैंने आपको पूरा कंप्लीट वही दे रही हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ MCQs हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ गया, तो वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो मैंने आपको वही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स दिए हैं, ज़्यादा मैंने आपको डिटेल मतलब इतना सब कुछ मैंने आपको इसमें दिया नहीं कि आप परेशान हो जाओ। तो
सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा इसके अंदर, ग्रोथ एंड ओरिजिन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। लाइक स्टैटिस्टिक्स शुरू कहाँ से हुआ ना, शुरू नींव क्या है स्टैटिस्टिक्स की, फिर उसकी लाइक उसका ग्रोथ कैसे आया था। तो देखो हम बात कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर की, ठीक है, क्योंकि तब जो है वो इंडिया के अंदर बेसिकली हम देखें तो बिजनेस और ट्रेड काफी हद तक अच्छी तरीके से पहुंच चुका था, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं अपन मौर्यन एम्पायर के बाद की, जो था तकरीबन 321 से 296 बीसी का एरा। आपको पता होगा बिफोर क्राइस्ट अपन पीछे से चलते हैं, ठीक है, तो मतलब ऐसे पीछे की तरफ आते हैं हम लोग। जैसे अभी हम कहेंगे हम कहेंगे 2015 2024, तो हम लोग 15 से 24 आगे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीसी में क्या होता था, पीछे की तरफ चलते थे। तो 321 टू 296 का पूरा एरा था, और यहाँ पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर बड़ा भरपूर था। मुगल एम्पायर के टाइम पे अकबर, ओके, अब वो कौन सा एरा है, 1596 टू 97, उन्होंने लिटरली स्टैटिस्टिकल सिस्टम पूरा उन्होंने मेंशन किया था, ओके, अपनी किताब में। अकबर जी ने मेंशन किया, अकबर जी के टाइम की बात हो रही है, ठीक है, जब अकबर जी जो है वो रूलर थे, मुगल एम्पायर थे। तो उस टाइम पे एक किताब हुई थी इन इकबरी, ओके, इन इकबरी, ओके, ये किताब जो थी वो लिखी गई थी बाय द अब्दुल फजल। देखो ये वाली जो पॉइंट्स है ना बेटा, वो आपको एमसीक्यू में आएंगी, मतलब आएंगी, याद कर लेना। तो इसके लिए ये सब चीजें याद कर लेना, ठीक है। एमसीक्यू हो गया या वन वर्ड हो गया, वन लाइन हो गया, तो इसमें आपको आएगा ये। तो ये वाली किताब किसे लिखी थी, अब्दुल फजल ने लिखी थी वाली किताब, ओके। तो उसमें उन्होंने बताया था स्टैटिस्टिकल सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से उसको हम लोग ट्रेडिंग और इन सब में बिजनेस में यूज कर सकते हैं। फिर एक जर्मन वर्ड आया था, याद करना, ठीक है, जर्मन वर्ड आया था, क्या था, स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक अपन क्या लिखते हैं, TICS, ये क्या लिख रहे TIK, ठीक है, ऐसे करके। ये पहला, ये वर्ड जो है वो पहली बार यूज किया था बाय द गॉटफ्राइड एकेनवॉल, उन्होंने किया था 1794 में, जब उनको अपने स्टेट का कुछ डेटा को एनालाइज करना था, ठीक है, अपने स्टेट के डेटा को एनालाइज करना था। देखो एनालाइज करना भी होता है, आज अगर आप डेटा कलेक्ट करोगे तो कलेक्ट करके आप उसको तो तिजोरी में रख दोगे, ठीक है, सीधी सी बात है, उसके पीछे कोई आपका गोल है, कोई पर्पस है। आज अगर मुझे ये देखना है कि अहमदाबाद सिटी में कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, मैं सरकारी स्कूल भी जाऊंगी, प्राइवेट स्कूल्स भी जाऊंगी, ठीक है, टोटल कितने बच्चे हैं पहले वो देखूंगी, उसमें से कितने बच्चे जा रहे हैं कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं वो देखने का, तो एनालाइज करने का, ठीक है। अगर अपन ये बोल रहे हैं कि 100% में से 80% बच्चे स्कूल जाते हैं, दैट मीन्स कि अहमदाबाद सिटी जो है वो लिटरेट है, ठीक है, इसका मतलब कि लोग जो है वो स्टडी को, शिक्षा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं स्कूल वालों से तकलीफ हो रही है, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अपन उसको एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के बाद उसके ऊपर अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर गॉडफ्राइड जी ने डेटा उन्होंने उनको एनालाइज करना था, और तब उन्होंने ये वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, स्टैटिस्टिक्स। फिर 18th सेंचुरी आते आते, ठीक है, टर्म स्टैटिस्टिक्स वाज यूज्ड, उसके बाद ना ये स्टैटिस्टिक्स टर्म जो है वो यूज होने लगा फॉर द सिस्टमेटिक स्टडी, दैट मीन्स कि फॉर द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये एक्चुअली वर्ड जो है वो यूज हो गया था। अब देखो जैसे हमारे पास डिक्शनरी होती है ना, मीनिंग देखते हैं, अब सबको तो पता होगा नहीं, तो मीनिंग मतलब कि डिक्शनरी के अंदर ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है वो फॉर्मली मतलब कि लीगल तरीके से, गवर्नमेंट अप्रूव्ड तरीके से ये इंट्रोड्यूस किया था इन द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का इन 1797, ठीक है, तब ये लिटरली, अब जब अगर एक बार अगर एनसाइक्लोपीडिया में आ जाता है, इसका मतलब कभी सब डिक्शनरीज में आएगा वो वर्ड, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मल मीनिंग जो है वो भी तय किया गया। 17 और 18 सेंचुरी के अंदर लेप्लेस जो 1749 से 1827 की बात है, और गैस या गॉस कोई कहता है इसको, 1772 से 1855 प्रेजेंटेड द इनिशियल प्रिंसिपल्स ऑन द प्रोबेबिलिटी के ऊपर इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले थे। अब आप बोलोगे मैम स्टैटिस्टिक्स लेके प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ गया। अगर आपको 9th याद हो तो 9th के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस दिए जाते थे, ठीक है, कई बार आपने शायद देखा होगा, उसमें ऐसा लिखा आता था, ठीक है, कि रिफर लाइक 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स था और 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी था, ठीक है, तो उसमें से लिखा होता था कि
रिफर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स 14 एक्सरसाइज 14.3 और फिर उसका सवाल क्वेश्चन वो देखने का मतलब डेटा वो देखने का और क्वेश्चन जो था प्रोबेबिलिटी का सॉल्व करना था। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग की कुछ अलग चीज़ है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली यहीं से ही मतलब ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो वही है कि 17-18 सेंचुरी के आसपास कुछ प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स जो है वो प्रोबेबिलिटी के लिए भी बनाए गए थे। और बाद में अगर हम बात करते हैं तो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में कार्ल पियर्सन उन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन किया था। फिर गैलोट एंड कार्ल पियर्सन यूज दिस साइंस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स मतलब कि इसको अलग अलग फील्ड में इंट्रोड्यूस किया, अलग अलग फील्ड में इसको यूज़ करना सिखाया। और 1910 और 1920 के आसपास की बात है, गॉसेट एंड द फिशर इन दोनों ने मॉडर्न स्टैटिक्स डेवलप किया था, ठीक है। और इनको जेनेटिक्स, बायोमेट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर सब में, देखो मैंने आपसे कहा कि सर्वे करने की बात है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है सर्वे करना, तो सर्वे तो आप हर फील्ड में करोगे ना। एक सिंपल मूवी के लिए हम कर सकते हैं, तो आप बताइए जैसे हम लोगों को ये चीज़ करनी हो कि एग्रीकल्चर कितना चल रहा है, ठीक है, कितना एरिया है हमारे पास एग्रीकल्चर, कितना बैरन है, कितना यूज होता है। जीन्स के बारे में स्टडी करना हो, 10th में आपके पास चैप्टर था हेरिडिटी, ओके, उसके अंदर जीन्स क्या होता है, जेनेटिक स्टडी, तो वो था। तो आपने पता है 10th के अंदर वो आपने किया होगा कि मेंडल जी ने पी लिया था, मटर लिया था, और मटर के जीन्स को उन्होंने वो किया था जो हम लोगों ने बताया था रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट। तो अब 10th तो याद आया होगा आपको इसके अंदर, ठीक है। चैप्टर बड़ा छोटा सा था, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके अंदर हम लोगों ने ये थोड़ा बहुत देखा था। तो ये तो हमने जस्ट उसको 5 पन्नों में खत्म किया था, बट जब वो साइंटिस्ट इनके बारे में स्टडी कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ठीक है, सारे के सारे पौधे लगा के रखे थे अपने घर के वहां पे, उन सबको ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, डेटा कलेक्ट कर रहे थे, कितने टाइम में वो मैच्योर हो रहे हैं, कितने टाइम में वो जो है वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसका जो पी है उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, कलर क्या है। तो ये क्या हुआ, ये डेटा कलेक्शन हुआ ना, ठीक है। तो ये डेटा ही कलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक फील्ड, एक अलग फील्ड नहीं है, ये बेसिकली हर एक चीज के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द 1910 एंड 1920, मतलब कि 19 और 20 सेंचुरी के आसपास की बात है। 1930 में द रोल ऑफ ई पियर्सन एंड जे नेमन had been significant in the development of statistics and after that advanced method, ठीक है। तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंस बताया था स्टैटिस्टिक्स का वो तो एक अलग लेवल का ही था, और उसके बाद न जाने कितने मेथड्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए और अभी भी डेवलप किए जाते हैं। रोजाना कोई ना कोई मेथड आता है। मैं इसके लिए कह रही हूँ, जैसे आप चैप्टर 2 करोगे आपको एक छोटा सा मेथड सिखाया जाएगा, चैप्टर 3 करोगे मेथड सिखाया जाएगा, तो अभी आपको वही सारे लिस्ट ऑफ मेथड्स हर एक चैप्टर में सिखाए जाएंगे जो बड़े प्यार से हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से चला था, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं कि ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो इंडिया में कैसे ग्रोथ हुआ, इंडिया में कौन लेके आया, ये तो पूरा वेस्टर्न कल्चर की बात हो रही थी, उन सब में हुआ था, तो इंडिया में कैसे हुआ था, तो थोड़ा बहुत अपन इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर प्रोफेसर PC महानोबिस, उनका स्टैटिस्टिक्स के अंदर का जो ग्रोथ है इंडिया में, उसमें उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ही हैज़ फाउंडेड इंडियन, क्या निकाला था उन्होंने, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट उन्होंने फाउंड किया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ISI। कब किया था, 1931 में। कहाँ किया था, कोलकाता में किया था। देखो मैं हाईलाइट्स करूँ सारे पॉइंट्स, ठीक है। ही स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है, और इस फील्ड को लेकर सोचो PG, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया जा रहा है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। आपने सुना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, लाइक MBA आपने सुना होगा, MBA इज व्हाट, पोस्ट ग्रेजुएशन, MSc, ओके, साइंस के अंदर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएशन का लिटरली उन्होंने एक पूरा फील्ड निकाल दिया। तो पहली बार उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर कोर्सेज में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड किया कोलकाता यूनिवर्सिटी में। कब हुआ था ये, 1941 में। फिर 1950 की बात करते हैं हम लोग, ओके। फिर 1950 में इन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे, मतलब कि NSS ये स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, और डेटा कैसे कलेक्ट करना या डेटा कलेक्शन का काम शुरू किया था। NSS जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अभी हम
NSSO बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम तो वही से पीछे क्या लग गया ऑर्गेनाइजेशन, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। आज आपको क्या लगता है अपन ये जब बोलते हैं कि इंडिया के अंदर इतने % लिटरेट लोग हैं, इतने % इलिटरेट लोग हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर ये वाला स्टेट जो है वो बोलते हैं ना लाइक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट जो है वो केरला है। 10th का थोड़ा बहुत मैं आपको इसके लिए कनेक्ट करूँ ताकि आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाऊँ। तो 10th में अपन ने एक चैप्टर किया था, ठीक है, जिसका इकोनॉमिक्स में चैप्टर था, तो उसमें वो था कि सर्वे किया गया था और लाइक लिटरेसी रेट के बारे में था। तो केरला इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट लिटरेट रेट, ठीक है। सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो समझो बिहार में होता है, फॉर एग्जांपल। आई एम लाइक मुझे इतना याद नहीं है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा स्टेट क्या है, अच्छा कौन सी कंट्री ज्यादा पढ़ी लिखी है, कौन सी कंट्री ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मैं लिटरेसी का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, देयर आर मैनी फैक्टर्स, ओके। तो इसके लिए क्या हो गया, तो अभी आपको क्या लगता है कि हर एक बंदा पूरे इंडिया में घूमता फिरेगा और देखेगा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ना। एक संस्था बनाई जाती है और वो संस्था ये काम करती है। तो ये संस्था का नाम क्या है, NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे ये इंडिया में है, तो इंडिया में कोई भी फील्ड में कुछ भी सर्वे करना होता है तो ये वाला इंस्टीट्यूट सर्वे करता है और रिपोर्ट तैयार करता है इंडिया के अंदर। लाइक इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, ठीक है, इंडिया में लिटरेसी रेट कितना है, इंडिया में डेथ रेट कितना है, इंडिया में बर्थ रेट कितना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हर 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है। किसने काउंट किया, आपने, मैंने तो किया नहीं है कि हर 4 सेकंड में बच्चा काउंट होता है। इतनी बड़ी इंडिया है, ठीक है, कहाँ पे देखेंगे अपन, आई बात समझ में। बट ये 4 सेकंड में कोई टाइम गिनती नहीं है। जब NSSO वालों ने पूरा बर्थ रेट देखा कि कितने बच्चे, ठीक है, एक दिन में पैदा होते हैं, तो उनके मुकाबले उनका एक फॉर्म आया कि भाई हर 4 सेकंड में बच्चा पैदा होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। डेथ रेट काफी कम है, बर्थ रेट काफी ज्यादा है। तो ये जो भी हम बोलते हैं ना, ये सब कुछ इंडिया में NSSO करता है। बात समझ में आई यहाँ पे, ओके। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसको लेकर। सो अब दूसरी बात कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल सर्वे हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। सो इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, IASRI, उन्होंने भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया स्टैटिस्टिक्स का इंडिया के अंदर। अमॉन्ग द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब याद करना डेफिनेशन की बात हो रही है, बहुत ज़रूरी है। आपको लिटरली बोला जाएगा कि इस बंदे का डेफिनेशन लिखो, तो आपको वो चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा, ओके। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था, ये डेफिनेशन दिया था क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन ने। और क्या कहा था इन्होंने, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस which deals with the collection, analysis and interpretation of the numerical data, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। मैंने आपको साइंस का मतलब बताया, साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक स्टडी करना, ठीक है। तो ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है जहां पे क्या सिस्टम रहेगा, डेटा कलेक्ट करो, पहले उसको एनालाइज करो, उसको इंटरप्रेट करो, ठीक है। पहले कलेक्ट करो, ठीक है। अब जैसे कि आपने अपने डेटा कलेक्ट किया, आपने जैसे मूवी की बात कर लेते हैं ना, ठीक है। फ्राइडे को मूवी लगी, आपको देखने जानी संडे को, आपने क्या किया, आपने है ना फ्राइडे सैटरडे ये 2 दिन में पहले एक डेटा कलेक्ट किया। कहाँ से कलेक्ट किया, आपने कलेक्ट किया यूट्यूब से, आपने 3-4 यूट्यूबर्स का रिव्यू सुन लिया, ठीक है। आसपास के आपने 4-5 लोगों से पूछ लिया, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपने जैसे मैंने कहा कि रेडियो में सुन लिया आपने, तो इसके आपने डेटा कलेक्ट किया, आप एनालाइज कर रहे हो। अब एनालाइज कर रहे हो कि अब अगर मैंने 20 लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, तो इसमें से कितने लोग अच्छी बोल रहे हैं, कितने लोग खराब बोल रहे हैं, तो आप तो क्या करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है। अब अगर 20 लोगों में से 12 लोग कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी मूवी है, ठीक है, देखने जाना चाहिए, और 8 लोग कह रहे हैं कि छोड़ना, मजा ही नहीं आया, ओके। तो अब आप क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट करोगे इसका मतलब क्या करोगे, अब आप डिसाइड करोगे कि मैं मूवी देखने जाऊं या नहीं जाऊं। फिर आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, और फिर उसके ऊपर अपना डिसीजन नक्की किया, उसको हम कहते हैं इंटरप्रेट करना, ओके। यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया, देखना मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा इसका मतलब कि नंबर्स का कलेक्शन, कलेक्शन इन नंबर्स, ठीक है। आप ना नंबर्स में कलेक्ट कर रहे हो, चलिए गलत है, ओके। नंबर्स में आप कलेक्ट कर रहे हो कोई भी डेटा, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके के डेटा को, जैसे अभी हमने मूवी का भी कहते हैं क्या, नंबर्स में किया ना, भाई 20 लोग हैं तो कौन किस में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के हम कलेक्शन को न्यूमेरिक डेटा या न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं, ओके। अब बात करते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आया, क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको नेक्स्ट पॉइंट ही बोल रहा है कि अभी आज के टाइम में स्टेटिस्टिक्स जो है वो खाली नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। इट इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर द क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कि नंबर डेटा,
न्यूमेरिक डेटा पे खाली अभी ये नहीं रहा है, अभी ये क्वालिटेटिव भी हो गया है कि क्वालिटेटिव इसका मतलब क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी लाइक हार्ड वर्क, काइंडनेस, ऑनेस्ट, ये सब क्वालिटी आती है, ठीक है। तो अभी ये डेटा जो है वो क्वालिटी वाइज भी जो है वो लाइक स्टेटिस्टिक्स जो है वो क्वालिटी चेक करने के लिए भी यूज होने लगा है। स्टेटिस्टिक्स इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। ओके, तो इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज ऑपरेशंस रिसर्च, याद कर लेना। कौन सी, देखो अभी जैसे हम सभी ब्रांच साइंस में अब बात करते हैं, साइंस में क्या ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। अभी कॉमर्स में क्या ब्रांच है, इको, ओसी, अकाउंट्स, ऐसे है ना, उनके सब ब्रांचेस भी होते हैं, समझ रहे हो, उनके सब ब्रांचेस भी होते हैं। चलो एक एग्जांपल, ये अपन ने साइंस वाला 10th में अपन ने साइंस देखा था, तो साइंस में किस तरीके से था, एक पार्ट लाइक केमिस्ट्री थे, फिर कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के थे, कुछ कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी के थे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स में हम लोगों ने देखा था, आपको याद होगा कि ये ज्योमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रा है ना। बात करते हैं इसमें एसएस में, तो ये हिस्ट्री है, ये सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, बात आई समझ में। हर एक फील्ड का एक सब डिविजन्स भी होता है, तो सेम स्टेटिस्टिक्स के भी सब डिविजन्स हैं, सब ब्रांचेस हैं, और उन ब्रांचेस में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है बेटा, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है कौन सा है, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, ओआर याद कर लेना, ऑपरेशन रिसर्च, जो बेसिकली यूज किया गया था मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के अंदर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसका काफी यूज हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसका यूज हुआ था इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज का एक पूरा दौर आया था, ठीक है, हर जगह पे इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन हुए थे, और फॉर दैट गवर्नमेंट कैन नॉट बी इग्नोर, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो स्टेटिस्टिक्स को इग्नोर नहीं कर पाई, उनको पता चल चुका है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है, दैट इज द रीजन आपके अंदर, आपके सिलेबस के अंदर स्टेटिस्टिक्स एक पूरा का पूरा अलग सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नाउ। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो डेटा होता है बेटा, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो अभी डेटा को थोड़ा अपन समझते हैं कि इसमें लाइक क्या होता है, क्या करना होता है, किसको क्या बोलते हैं, बड़ा ऐसे समझना अच्छे से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से लेक्चर समझते जाओ, स्किप मत करना। बेस जितना तुम्हारा, देखो नींव जितनी मजबूत होती है ना, बिल्डिंग उतनी ऊंची जाती है। ओके, आज अगर अपन को 40 फ्लोर्स 70 फ्लोर्स अगर बनाने हैं, तो उसके लिए उसका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। तो अगर आपको मार्क्स स्कोर करना, आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से है कि मेरे हम अच्छे उनको समझ पाए, तो उसके लिए ये बेस है, तो बेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि स्किप मत करना, हाँ 1.5x में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्किप मत करना कुछ भी। चलो, तो सबसे पहले चीज बेटा इसमें आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या, देखो अभी हम आम भाषा में पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, मैम इतने सारे लोग हैं ना, पॉपुलेशन कहेंगे ना, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है, 1.43 बिलियन ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो पॉपुलेशन मतलब क्या है, तो वो अपन इंडिया में जितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं। स्टेटिस्टिक्स में पॉपुलेशन नहीं कहते हैं। स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो भी, ठीक है, जो भी ग्रुप को आप स्टडी करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि मुझे लिटरेसी रेट स्टडी करना है, मुझे लिटरेसी रेट बच्चों का करना है, तो मेरे लिए जो पीपल है वो क्या हो गए, बच्चे हो गए जो स्कूल जा रहे हैं, आई बात समझ में, ठीक है, मेरे लिए वो लोग हो गए जो स्कूल जा रहे हैं। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मूवी के लिए जाना है, आप सर्वे कर रहे हो, तो आप किससे पूछोगे, उससे पूछोगे जो मूवी देख के आए हैं, तो आपके लिए पॉपुलेशन कौन हुआ, वो लोग हो गए जो मूवी देख के आए हैं। बाकी बाकी लोगों से आपको कोई मतलब नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मुझे मूवी के लिए पूछना है। तो इन शॉर्ट, जिस भी फील्ड में आपको सर्वे करना है, उस फील्ड में जो आप ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करोगे कि मुझे इनका सर्वे करना है, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। बात समझ में आई, उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। तो इन स्टैटिस्टिक्स द ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स मतलब कि पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल स्पेसिफाई वर्ड नहीं किया गया, क्यों, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। ओके, जैसे कि मैं नंबर ऑफ, जैसे कि मैं सर्वे करना हो लाइब्रेरीज में किस किस टाइप की कितनी कितनी बुक्स रखी हुई है, अब बुक्स तो बेटा नॉन लिविंग थिंग हो गया ना, वो तो हुआ नहीं, तो वहाँ पेपर लिखूंगी नहीं, ठीक है। लाइक हम बोल सकते हैं फिक्शन की इतनी किताबें, नॉन फिक्शन की इतनी है, नॉवेल्स इतनी है, ठीक है, जोग्राफिकल इतनी है, मैथोलॉजिकल इतनी है, तो दीज आर द बुक्स। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने यूनिट्स जिसको हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉपुलेशन बोलेंगे, याद कर लेना, पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इन द पॉपुलेशन सेंसस अ ग्रुप ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री इज द पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन सेंसस की बात करते हैं, पॉपुलेशन सेंसस का मतलब क्या होता है कि हर 5 साल में सर्वे किया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन अभी इंडिया की है, हर कोई कंट्री करता है, ठीक है, कि 5 साल में कितनी पॉपुलेशन है, तो अभी तो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, तो लाइक बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हम इंडिया के सारे लोग ले लेंगे, है ना,
हम इंडिया के सारे लोग ले लेंगे, उसको हम कहेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोगों पे स्टडी कर रहे हैं। पर जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया, तो हम लोगों पे स्टडी नहीं कर रहे ना, हम तो बुक्स पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हम तो देख रहे हैं कि लाइब्रेरी इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो कौन से स्कूल में कैसे कैसे लाइब्रेरीज हैं, क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन। बात समझ में आई? मैं शॉर्ट में दोबारा बता दूं, दिस बी ग्रुप ऑफ यूनिट्स पे स्टडी करना चाहते हो, उसको आप बोलोगे पॉपुलेशन। बात समझ आई? सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर साइज क्या होता है ना, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम किसे डिनोट करते हैं? एन से करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि पूरे इंडिया में लाइक 140 करोड़ पब्लिक है, ठीक है, बट मुझे स्टडी करना है सिर्फ बच्चों के ऊपर, मुझे चेक करना है लिटरेसी रेट, ठीक है, मुझे ये देखना है कि बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो मेरे लिए पॉपुलेशन क्या हो गया बेटा? सिर्फ बच्चे हो गए। तो 140 करोड़ पब्लिक में मैं ये मान के चल रही हूँ कि 40 करोड़ मेरे बच्चे हैं, तो 40 करोड़ क्या हो गया? पॉपुलेशन साइज। मुझे बाकी लोगों से बुड्ढो, लाइक जो बुढ़े हो चुके हैं वो लिटरेट है, लिटरेट, मुझे उनका उनका नहीं देखना है, जो अडल्ट है मुझे उनका नहीं देखना है, ठीक है। मुझे खाली बच्चों देना, बच्चों में कौन, मैं कैसे सोचूंगी? देखो अब जनरली अपन बात करते हैं कि हाँ, हम ये बोले कि 6 से 14 साल, ठीक है, मैंने ये भी बोले कि 6 से 14 साल वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये 6 से 14 साल में जितने बच्चे हो जाएंगे वो मेरी क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन साइज हो जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं, देखो पॉपुलेशन साइज में डिफरेंस समझो, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। अब वो बच्चों में क्या हो गया? कॉलेज जाने वाले बच्चे भी आ गए, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल वाले बच्चे आ गए, हाई सेकेंडरी वाले बच्चे आ गए, ठीक है, इसके अंदर वो जो प्री प्राइमरी प्राइमरी में होते वो बच्चे भी आ गए, समझ लो, सारे के सारे बच्चे, वो हो गए मेरी पॉपुलेशन। अब उसमें से मुझे खाली स्टडी करना है उन बच्चों का जो 6 साल से 14 साल के बीच में है। मुझे खाली 6 साल 14 साल वाले बच्चों का देखना है कि वो स्कूल कितने बच्चे जाते हैं। तो उस पॉपुलेशन में से मैंने क्या किया? इतना ही बच्चों का स्टडी करना, तो मेरा साइज आ गया, तो दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन साइज। इतनी बात समझ में आई अभी? चलो बात करते हैं अपन फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? फाइनाइट वर्ड बहुत सिंपल वर्ड है, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन या कोई भी चीज हम लाइक काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे फाइनाइट। तो इफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन द पॉपुलेशन एन इज काउंटेबल, ठीक है, अब अगर वो काउंटेबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट। मैं तो काउंटेबल कर रही हूँ ना, 6 से लेकर 14 साल के बच्चे, तो मैं काउंट कर पाऊंगी ना मैं कितने बच्चे हैं, ठीक है, 2 करोड़ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है, 20 करोड़ है, कितने बच्चे हैं वो देखने हैं मेरे को, ठीक है। तो वो बच्चे मेरे क्या बन जाएंगे? फाइनाइट पॉपुलेशन, बिकॉज आई हैव द फिक्स्ड नंबर एंड आई कैन काउंट देम, ठीक है। आता है सैंपल। अब सैंपल क्या होता है? अब देखो बेटा, आप ना खुद सोचो कि मेरे पास, ठीक है, समझना फिर से थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। मेरे पास पूरे इंडिया में 140 करोड़ पब्लिक है, ठीक है मैम, है। उस 140 करोड़ में से मुझे स्टडी करनी है, यहाँ पर मुझे बच्चे लेने हैं, समझो कि 40 करोड़ बच्चे मैंने लिए, लाइक ओके, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं या स्टडी करने वाले बच्चे जो हैं वो 40 करोड़ हैं। अब उस 40 करोड़ में से, ठीक है, मुझे बच्चे कौन से लेने? 6 से 14 साल की उम्र वाले बच्चे। तो 40 करोड़ में से मान के चलो कि 20 करोड़ बच्चे जो है वो 6 से 14 साल की एज में आते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मैं 20 करोड़ का लाइक सर्वे कर सकती हूँ? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू सर्वे 20 करोड़ चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर? अब खुद सोच के बताओ, नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं? इनमें से भी छांट लूंगी, ठीक है, मैं इनमें से 20 करोड़ का मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, मैं 20,000 फिर भी कर लूंगी, 20 करोड़ तो नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगी? मैं इसमें से और साइज कम कर लूंगी, मैंने 20,000 ले लिए बच्चे, ठीक है, तो मुझे आइडिया आ जाएगा 20,000 में। तो अब मैंने क्या किया? और बच्चे कम कर लिए, तो उसको हम बोलेंगे सैंपल, ठीक है, सैंपल। तो आप ना जब आपने देखा होगा, ठीक है, कहीं पे समझो मम्मी किराना स्टोर कहीं पे जाते हैं, या क्या उनको समझो गेहूं खरीदने, ठीक है, तो गेहूं 25 किलो की बोरी है गेहूं की, तो क्या वो जो अंकल है वो पूरी पूरी ऐसे दिखाएंगे, लो भाभी जी पूरे गेहूं हम चेक करो, नहीं ना, वो क्या देंगे? सैंपल देंगे, एक मुट्ठी भर गेहूं लेंगे और आपकी मम्मी के हाथ में देंगे, बोलेंगे देखो ये क्वालिटी है गेहूं की, तो उसको सैंपल कहते हैं, मतलब छोटे से पॉइंट में, छोटी साइज में हम उसको दे रहे हैं। तो the set of units selected from the population on the basis of definite criteria, है ना, definite criteria आ गया, तो उसको अपन कहेंगे यहाँ पे सैंपल।
फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ 90 स्टूडेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द 900 स्टूडेंट, ठीक है, 900 बच्चों में से मैंने खाली 90 बच्चे चुने हैं, उसको मैं क्या बोलूंगी, सैंपल, ठीक है। 20,000 बच्चों में से मैंने खाली सॉरी 20 करोड़ बच्चों में से मैंने खाली 20,000 बच्चे चुने हैं, तो 20,000 बच्चे मेरे क्या हो गए, सैंपल हो गए। अब बात समझ में आ रही है अच्छे से? चलो, अब सैंपल साइज क्या होगा, बस ये जो नंबर ऑफ यूनिट जो हम लोगों ने चुने सैंपल में, उसी को हम क्या बोलेंगे, सैंपल साइज बोलेंगे। इसका कोई अलग मतलब नहीं है, वो सेम ही है। इसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं। याद करना, पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं और सैंपल साइज को स्मॉल एन से डिनोट करते, गलती मत करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि इफ 30 वर्कर्स आर सिलेक्टेड बाय सम स्टैटिस्टिकल मेथड फ्रॉम 300 वर्कर्स, तो सैंपल साइज कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। मैंने 20 करोड़ बच्चों में से 20,000 बच्चे चुने, तो सैंपल साइज कितनी हो गई, 20,000 बच्चे, ठीक है। 20 करोड़ कैपिटल एन, 20,000 स्मॉल एन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब कोई ना कोई खूबी, ट्रेट, है ना। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लाइक इट वेरीज फॉर ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और सैंपल, उसको हम कहेंगे वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब नंबर्स में भी आता है, बिना नंबर्स के भी हो सकता है। अगर अगर वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन न्यूमेरिकल है, मतलब क्वालिटेटिव है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल, या तो फिर एट्रीब्यूट कहेंगे हम उसको, एट्रीब्यूट, ठीक है। और अगर वेरिएबल है मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वेरिएबल। क्या कहेंगे हम उसको बेटा, न्यूमेरिकल वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, डेटा, ठीक है। डेटा मतलब जैसे अपन ने कहा कि जितना हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपन डेटा बोलेंगे, ठीक है। सो द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय एन इंस्पेक्शन ऑफ अ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आप कोई भी सैंपल ले रहे हो, उन सैंपल के ऊपर हम डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं 20,000 बच्चे ले रही हूँ, अब उस 20,000 में मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, ठीक है। मैं 20,000 में देखूंगी कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने लाइक उनमें से कितने बच्चों का एडमिशन फॉर्म है, ओके। अगर एडमिशन ली हुई तो कितने जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो फिर हफ्ते में कितने दिन जा रहे हैं, कितने दिन नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का मैं ऑब्जर्व करूंगी, और ऑब्जर्व करके पूरा एक मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, एक मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, और उस इन्फॉर्मेशन हम कहेंगे डेटा, जो मुझे आगे लाइक एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जितना भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है बाय एन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब कि जो बेसिकली एक बंदा इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो ये सर्वे कर रहा है, ठीक है, सर्वेयर, उसके उसके द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई जाएंगी, और उस ऑब्जर्वेशन को डेटा कहेंगे। अब इस डेटा के अंदर अपने पास आएगा क्वालिटेटिव डेटा। अब जैसे मैंने बात की एट्रीब्यूट की, एट्रीब्यूट मतलब कि डेटा ऑन द सेक्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक फैक्ट्री में कितने मेल है और कितनी फीमेल है, क्योंकि जेंडर आया, ठीक है। तो जेंडर को हम लोग यहाँ पे जेंडर के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, ठीक, क्वालिटेटिव। लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कौन है, लाइक अपने स्कूल में बहुत सारी टीचर होती हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, ओके, पीएचडी की होती है उन लोगों ने, या पोस्ट ग्रेजुएट किया होता है। कुछ टीचर होते हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आ जाते हैं, तो ये लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, अब अगर मुझे ये भी देखना है कि जब लाइक एक स्कूल में पेरेंट्स का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, कितने कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेचारे लाइक गरीब हैं, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो काफी अच्छे खासे पैसे में है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव में अपन नंबर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, हाइट हो गया, वेट हो गया बच्चों का, ये नंबर्स आ गए इसके अंदर। क्वालिटेटिव में इस तरीके से, ठीक है, अपने को डेटा एनालाइज करना होगा, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो बेसिकली क्वालिटी दर्शा रहा हो, ठीक है, क्वालिटी दर्शा रहा हो, ऐसा सब्जेक्ट। तो वर्कर्स में, ठीक है, अच्छा स्कूल में कितने फीमेल टीचर कितने मेल टीचर है, ठीक है, मेल और फीमेल टीचर का आ गया, तो क्वालिटी आ गई जेंडर के हिसाब से, तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको डेटा का पॉइंट क्लियर हो गया, सारे के सारे टर्म्स क्लियर हो गए ना अच्छे से। चलो, अब बात करते हैं अपन आगे, नेक्स्ट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब देखो बेटा, हम लोग ना कोई भी इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करते हैं बेटा, तो वो दो तरीके से कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी तरीके से, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो मैं आपको इसका सिंपल देखिए मीनिंग बताऊं, जैसे कि आप खुद एक इन्वेस्टिगेटर हो, आप एक सर्वेयर हो, आप खुद जा रहे हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी डेटा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात बोलूं आपसे कि मैंने अहमदाबाद में समझो कि 100 स्कूल हैं, ठीक है, 100 में से मैंने 50 स्कूल ठान लिए, ठीक है, अलग 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 लाइक अहमदाबाद के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जोन में मैंने ऐसे
समझो कि 10 स्कूल पकड़ लिए मैंने, ठीक है। अब उनके अंदर से मैंने कहा कि मुझे डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं हर स्कूल में जा रही हूँ, मैं हर स्कूल में जा रही हूँ और हर स्कूल में जाकर मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो जो भी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं खुद हर स्कूल में गई और डेटा कलेक्ट किया, तो ये डेटा कैसे हो गया, प्राइमरी डेटा, मतलब कि इन्वेस्टिगेटर खुद, ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंडरी में समझो कि मेरे पास काफी अच्छी पहचान है, ठीक है, मैंने उन लोगों से फोन करके बोल दिया कि अरे बता दो क्या है, बता दो क्या है। तो फिर जो गवर्नमेंट सर्वे निकालती है उस सर्वे को मैंने एनालाइज किया और फिर उसके साथ मैंने लाइक कंक्लूजन दे दिया। तो वो डेटा जो हम किसी और के यूज करते हैं, तो आपको समझो कि जैसे कि इंडिया में कितने लाइक इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है, तो वो आप और मैं तो कर नहीं पाएंगे, ये तो जो नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही है, और उसका डेटा हम यूज करेंगे हमारे काम के लिए, तो दैट इज कंसिडर एज अ सेकेंडरी डेटा। मतलब आप किसी के द्वारा या तो काम करवा रहे हो, ठीक है, या तो फिर किसी का काम जो है आप खुद अपने काम के लिए यूज कर रहे हो, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अरे जैसे आप लोग नहीं करते हो, ठीक है, घर में बहन होगी, अरे मैं खत्म कर दे, नोटबुक लिख के देना यार, कल चेकिंग यार, वरना टीचर मारेगी मेरे को, तो करके देना। बेचारी प्यारी प्यारी सी बोली सी बहन, ठीक है, करके दे देती है, अपना काम छोड़ छाड़ के करके दे देती है, ठीक है। तो आपने पूरा उससे लिखवाया, और जब आप उससे लिखवाया तो वो जो डेटा उसमें फिल हुआ, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई उस नोटबुक के अंदर, तो वो कैसी हुई, सेकेंडरी डेटा ना, ठीक है। और अगर आप खुद लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा। शॉर्टकट में आप इतना समझ लो, ठीक है। फिर आप बहन से करवा रहे हो, तो स्कूल में बहुत सारी मुंह बोली बहनें होती हैं, ठीक है, जिनको हम बेचारी बेचारी को रिसेस भी नहीं हम लेने देते, और उनको बोलते हैं तो बहन नहीं करके देना, वो बेचारी करके देती है, तो दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। एक बार समझ में। तो एक और एग्जांपल जैसे मैं दूं कि मुझे मुझे ये सर्वे करना है कि स्कूल के अंदर लाइब्रेरीज कितनी, लाइक लाइब्रेरीज हैं कि नहीं, खाली इतना, ठीक है, लाइब्रेरी है कि नहीं है वो मुझे चेकआउट करना है। तो मैं ऐसे करके लाइक अगर मैं खुद जाके चेक करूँ तो प्राइमरी डेटा, अगर समझो कि मेरे पास मैं बच्चों से पूछूं, ठीक है, लाइक मेरे पास बच्चे हैं, बोलूं अरे बेटा जाके अपने स्कूल का देखना लाइब्रेरी है कि नहीं है, मेरे को खाली बता तेरे स्कूल लाइब्रेरी है कि नहीं है, मैं खुद नहीं जा रही स्कूल में चेकआउट करने के लिए, मैं बच्चे से पूछ रही हूँ। तो बच्चा जो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा दैट इज कंसिडर एज अ सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं बेटा। So primary data, that means the data collected by an like कोई भी एजेंसी या कोई भी इन्वेस्टिगेटर, ओके, उस डेटा को कलेक्ट करेगा पहली बार, उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। जैसे कि डेटा कलेक्टेड बाय द एनएसएसओ, ठीक है, ये लाइक हर 10 साल में ये करता है डेटा कलेक्ट, उसको हम प्राइमरी, खुद जाके डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, पहली बात है। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या हो जाएगा, जो ऑथराइज एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो किसी और एजेंसी का डेटा लेंगे और उसके अंदर उसको यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, प्लानिंग कमीशन जो है वो डेटा यूज करेगा, ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस का फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्री। अब ये जो प्लानिंग कमीशन है वो डेटा यूज कर रहा है किसी और का, उसके लिए वो डेटा कैसा हो गया, सेकेंडरी डेटा, ठीक है, वो कैसा हो गया, सेकेंडरी डेटा। तो एनएसएसओ ने डेटा कलेक्ट करके रख दिया, अब उसका यूज जो है वो बहुत सारे लोग उस डेटा का यूज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा। बात समझ में, ठीक है। तो इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ओके, 2 मार्क में पूछते हैं, 4 में पूछते हैं, तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स तो दे ही दिए हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं क्या पॉइंट्स है। तो प्राइमरी डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसके लिए कैसा है, ओरिजिनल है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा ये ओरिजिनल होता नहीं, क्योंकि ये इट इज रीयूज्ड बाय द अदर, ठीक है, दूसरे लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए वो सेकेंडरी डेटा हो गया। प्राइमरी डेटा जो है आर कलेक्टेड ऑन द यूनिट्स अंडर द इंक्वायरी, ठीक है, यूनिट्स मतलब कि अपने पॉपुलेशन साइज थी, ठीक है, उनका डेटा कलेक्ट करते हैं अंडर द इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब कि अब आगे इंक्वायरी आएगा कि लाइक डायरेक्ट इंक्वायरी, खुद जा रहे हैं पूछने के लिए, ठीक है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी वो मतलब एक प्रॉपर मेथड से, अब यहाँ पे इंक्वायरी का मतलब मेथड से अभी के लिए, ठीक है, तो एक प्रॉपर मेथड से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, इसको हम कहेंगे मेथड, ठीक है, प्रॉपर मेथड से डेटा कलेक्ट किया जाए, दैट इज अ प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या होता है, प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट किया गया है, ठीक है, उसका ही यूज करने का, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, प्राइमरी डेटा हमेशा कैसा होता है, ओरिजिनल होता है, और द डेटा इज क्वाइट एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव इसका मतलब कि काफी रो फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी डेटा होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, टेबुलेटेड फॉर्म में होता है, जनरली क्लासिफाइड फॉर्म में होता है। नहीं समझ आया, मैं आपको समझाऊं। अब मान के चलो कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है। और 30 स्टूडेंट्स का मुझे ब्लड ग्रुप देखना है कि कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है, कितनों का ए बी है, कितनों का ए ओ है और कितनों का बी है। ठीक है, मान के चलो मुझे ये वाला ब्लड ग्रुप देखना है। अब यहाँ पर जैसे कि 30 बच्चे हैं, एक एक बुलाया मैंने, भाई नेहा यहाँ पे आओ, अपना ब्लड ग्रुप बताओ। ठीक है, स्नेहा यहाँ पे आओ, अपना ब्लड ग्रुप बताओ। ठीक है, रवि यहाँ पे आओ, अपना ब्लड ग्रुप बताओ। आए बात समझ में? ठीक है, हर एक बच्चे को मैं यहाँ पे बताऊंगी, बुलाऊंगी। ठीक है, सुनील यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप बताओ। ये जो डेटा कलेक्ट किया, ये डेटा कैसा है? प्राइमरी डेटा, रॉ डेटा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद मैं ना ऐसे टेबल बना दूं। ठीक है, मैंने ऐसे टेबल बना दूं और टेबल में यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट्स और यहाँ पे लिख दूं ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो भैया सॉरी, यहाँ पे लिख दूं ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसे ब्लड ग्रुप क्या है? ओ ए ए बी। भाई ओ में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। ए बी वाले कितने हैं? 10 हैं। ओके, क्या क्या मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया। अब आपको अब ना मैं आपको नाम नहीं दे रही हूँ कि नेहा का ब्लड ग्रुप क्या है और राहुल सुनील का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, मैं आपको नहीं बता रही रवि का क्या है, स्नेहा क्या है, मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ। बस मैंने आपको ये बता दिया कि 30 बच्चों में, ठीक है, ए ओ ब्लड ग्रुप वाले इतने बच्चे हैं, ए बी वाले इतने हैं, ए वाले इतने और बी वाले इतने। मैंने आपको हर डेटा दे दिया। तो ये डेटा क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा। मतलब कि जो हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं उसको सेकेंडरी कहेंगे, और जो नाम के थ्रू ऐसे कोई डेटा आता है उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा। हुआ इतना? दूसरा, प्राइमरी डेटा कैसे होता है? इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड। डिपेंडेंट तो है नहीं ना। ऐसा है क्या कि अगर नेहा का ब्लड ग्रुप ए है तो स्नेहा का ए बी होगा? नहीं ना, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्राइमरी डेटा हमेशा कैसा होता है बेटा? इंडिपेंडेंट कलेक्टेड होता है, जो बहुत सारे रिसोर्सेज, मैन पावर, मॉनेटरी खर्चा वर्चा बहुत ज्यादा होता है इसके कलेक्शन के अंदर। जबकि सेकेंडरी डेटा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें तो पैसा नहीं लगता। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको दे दिया कि भाई 8th क्लास के सेक्शन ए में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का मैंने आपको डेटा दे दिया, तो आपको तेरे पैसा खर्च हुआ। ठीक है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि किसका क्या ब्लड ग्रुप है, फिर आपको उसको जहाँ पे यूज करना उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे टाइम, एनर्जी और मनी, तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? सेव हो जाते हैं। समय भी सेव हो गया। ठीक है, एनर्जी भी नहीं लगी आपकी, आप तो एक एक करके बच्चे को बुला रहे हो, उसका ब्लड ग्रुप देख रहे हो। ठीक है, ना ही आपको पैसा लगा इसके अंदर, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डेटा। बात समझ में आई बेटा? क्लियर? चलिए ना, नेक्स्ट। अब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के अपने पास 3 मेथड्स होते हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के अपने पास 3 मेथड्स होते हैं। एक, डायरेक्ट इंक्वायरी। ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद जाके डेटा कलेक्ट करेगा बाय विजिटिंग पर्सनली टू द फील्ड। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना आरजे वाले हैं, ठीक है, मूवी टिकेगा तो वो ना लिटरेट थिएटर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हाथ में वो लेकर माइक और पूछते कैसे लगी पिक्चर, कैसे लगी पिक्चर, कैसे। तो वो बेसिकली खुद जा रहे हैं उस जगह पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्टली आप पूछ रहे हो, है ना, होता है ना ये हर बार। इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या होगा? यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर नहीं जा रहा है, कोई भी थर्ड पार्टी को भेज रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर जो है वो नहीं जा रहा है, कोई भी थर्ड पार्टी को भेज रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? इनडायरेक्ट। समझो कि मुझे मुझे कलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आरजे हूँ बट मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं अपना असिस्टेंट भेजूंगी काम करना, जाके पूछ के आना यार कौन सी मूवी कैसी लगी। तो बंदा जाएगा, ठीक है, पूछ के आएगा। तो मैंने किसी और से ही काम करवाया, मैं खुद नहीं गई। ठीक है, जबकि रिपोर्ट मुझे मुझे तैयार करनी है, रिपोर्ट सबमिट भी मुझे करनी है, केस मेरा है रिपोर्ट के लिए, पर मैं ये इन्फॉर्मेशन किसी और से कलेक्ट करवा रही हूँ, तो वो क्या हो गया मेरा? सेकेंडरी डेटा, सॉरी इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ठीक है, ये 2 तरीके हुए। एक तो डायरेक्ट मैं खुद जाऊँ पूछने के लिए, दूसरा मैंने अपना असिस्टेंट भेज दिया पूछने के लिए। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मेथड ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसका मतलब कि कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जाती है। ओके, और उनके जवाब जो होंगे वो आपको हेल्प करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस की लिस्ट बनाने को हम लोग कहेंगे। तो अब ये तो मैंने मूवी का बोला, तो उसमें तो क्वेश्चनर की जरूरत होती नहीं है, बट कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज यार फीडबैक फॉर्म भरवाती है। मुझे नहीं पता आपको आइडिया कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज फीडबैक फॉर्म भरवाती हैं। फीडबैक फॉर्म में कुछ ना 4-5 क्वेश्चन लिखे होते हैं। ठीक है, कि समझो एक कंपनी है सो एंड सो, लाइक सैमसंग कंपनी, आपने वहां से उनका मोबाइल खरीदा फॉर एग्जाम्पल, और साथ में आप एग्जीक्यूटिव कहेगा कि मैम आप प्लीज सबका ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए ना। तो वहां पे लिखा होता है कि एग्जीक्यूटिव ने कैसे आपको ट्रीट किया। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट कैसा लगा, मतलब जो भी आपने चीज खरीदी वो कैसी है। ओके, हमारी सर्विस कैसे लगी। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो नहीं, हम लोग जैसे जोमेटो वाले आते हैं या क्या, तो बोलते हैं कि मैम प्लीज थोड़ा हमें रेटिंग दे देना, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 5, जो भी है। तो ये जो चीजें होती है सब क्वेश्चनर में आती है।
जहाँ पे आप बाय टिक करके या बाय आंसर्स करके आप चीजों का डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करवाते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछे जाते हैं, बाय द पोस्ट एंड बाय द न्यूमरेटर्स। ठीक है, अभी आगे आएगा तो मैं आपको तब बताऊंगी क्या है। तो याद कर लेना, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा यूजिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे आप क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको अपन कहेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ क्वेश्चनर। अब पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में। मेथड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी क्या होता है? तो इसके अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टिगेटर जो है, ठीक है, खुद जाएगा इंक्वायरी करने के लिए, पर्सनली विजिट करेगा वहां पे और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि एक प्यारा सा एग्जांपल है, ध्यान देते हैं हम लोग। अगर एक इन्वेस्टिगेटर ये डेटा कलेक्ट करना चाह रहा है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट्स कितनी है, अबाउट द रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो पर्सनली स्टूडेंट्स के पास जाएगा स्कूल में, कॉलेज में, और उनसे पूछेगा। ठीक है, उनसे कोई ना कोई सवाल पूछेगा, मतलब ऐसे कोई भी कोई सवाल नहीं, ऐसे तो बच्चा, तो आप ना दिन में कितनी बार, लाइक कितना स्टडी करते हैं, स्कूल और ट्यूशन के अलावा आप कितनी देर है कि आप खुद बुक उठाते हैं, ठीक है, आप कितनी कितनी देर टेक्स्ट बुक से रीड करते हैं, मतलब रीडिंग हैबिट पूछ रहा है कि टेक्स्ट बुक आप कितनी रीड करते हैं, टेक्स्ट बुक में नॉवल रीड करते हो, कोई ना कोई फिक्चर्स, कोई चीज, तो यहाँ पे तो ऐसे कोई सवाल पूछ के पूछे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अब एक बच्चा बोलेगा मैं तो स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, बस और कुछ नहीं। अब स्कूल और ट्यूशन में तो टीचर जबरदस्ती किताब निकलवाती है ना, तुम थोड़ी खुद किताब निकालते हो उसके अंदर, ठीक है, तो टीचर बेचारी जबरदस्ती मार मार के आपको बोलेगी चलो बुक्स निकालो, ये करो, बट आपके अंदर वो हैबिट तो नहीं है, वो तो जबरदस्ती है, ठीक है, डर के मारे, बाकी हैबिट तो नहीं है आपके अंदर। तो जब हैबिट नहीं है तो पता चल जाएगा, बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मैं उसके बाद मैं बस खेलता हूँ, ठीक है, रात को सो जाता हूँ, बात खत्म। तो दैट इज कंसिडर एज कि बच्चे ने बोला कि मैं किताब नहीं उठाता, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट। ठीक है, बच्चा बोलेगा कि मैं रात को है ना सोने से पहले 1 घंटा जितना भी हमको ट्यूशन या स्कूल में करवाए वो एक बार मैं थोड़ा रीड करके जाता हूँ, वो 1 घंटा उसने किया। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ सवाल पूछेंगे और उन सवालों से इन्वेस्टिगेटर चीजों का उनका डेटा कलेक्ट करेगा। अब इसके लिए इस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बाय द डायरेक्ट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेटर खुद गया और सवाल पूछे। ठीक है, सीधी सी बात है, आप खुद सोचो कि इस वक्त कितना टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो एक दो बच्चों से पूछने नहीं है, कम से कम 200 तो आपको लेके चलने पड़ेंगे। इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। इसके लिए फील्ड ऑफ द इंक्वायरी इज लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे भाई किस किस जगह पे आपको इंक्वायरी करनी है वो थोड़ी लिमिटेड फील्ड हो जाती है। ठीक है, आप हर जगह पे ऐसे नहीं जा सकते हो। अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब कि रिलायबल का मतलब कि अपनाने वाली। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद गया है जांच करने के लिए। ठीक है, तो ये रिलायबल तो है, ऑथेंटिकल तो है ये डेटा, बट इट इज अफेक्टेड बाय द बायस एंड द प्रेजुडिस ऑफ द एन्यूमरेटर एंड हैज द डेटा मे हैव डिफरेंट इंप्रेशंस इन द प्रैक्टिस। अब ये हो सकता है कि जब डेटा कलेक्ट किया गया, सुनना मेरी बात को बड़ा ध्यान से, जब डेटा कलेक्ट किया गया तो उन्होंने जो जो इन्वेस्टिगेटर से थोड़ा सा बायसनेस रखा। ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर बायस हुआ। पता चला वो उन्हीं बच्चों को ले रहा है जो पराकू हैं, समझ रहे हो, उसने सैंपल स्पेस बनाया, उससे मैक्सिमम वही बच्चे रखे जो पराकू हैं, तो बायस हो गया ना। ठीक है, दोनों सेम, अगर आप 200 बच्चे रख रहे हो तो 100 बच्चे आप वो रखो जो पराकू हैं, ठीक है, जो रिजल्ट लेके आते हैं, और 100 बच्चे वो रखो जो शैतान है, ठीक है, जो कॉलेज में बड़े मुश्किल दिखते हैं और स्कूल ही बड़े मम्मी धक्का मार मार के भेजती, तो तब जाके आपका जो सर्वे होगा, ठीक है, वो सही तरीके से आएगा। समझ रहे हो, अब आपने देखा कि 150 बच्चे वो रखे जो पढ़ाकू हैं और 50 बच्चे वो रखे जो शैतान है, तो आना नहीं है। उल्टा आप 150 बच्चे वो ले रहे हो जो बड़े शैतान है, ठीक है, घूमते फिरते स्कूल को आना होना, और 50 से खाली आप ले रहे हो जो पढ़ाकू हैं, तो अगेन डेटा सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे बायसनेस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे वो बायसनेस की प्रैक्टिस हो सकता है, इसके लिए रिजल्ट जो है वो शायद एक्यूरेट ना आए। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा में अगर जो इन्वेस्टिगेटर है उसका विजन सही है, वो ईमानदारी से अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है अपने डेटा को भी इक्वल पार्ट में वैसे डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, चलिए क्या एडवांटेजेस क्या है, अब देखो भैया, जैसे अपन ने बात की कि इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर्सनली विजिट कर रहा है, तो पर्सनली विजिट करेगा तो डेटा जो है उसको हम एक्यूरेट और रिलायबल तो मान ही सकते हैं। ठीक है, खुद बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है तो मान ही सकते हैं उसको। दूसरा ये है, द प्रेजेंस ऑफ एन्यूमरेटर पॉसिबली क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन। If the person giving information has a question or doubt or any embarrassment, he can see the clarification. अब ये क्या होता है ना, यहाँ पे ये है कि ये जो बंदा है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि वो सामने बैठकर वो कर रहा है। देखो
हर कोई आपको जवाब देने के लिए फिजिबल नहीं होगा। आप जाओगे सवाल पूछोगे तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को आपका जवाब देने में इंटरेस्टेड हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आज अगर हम देखते हैं कि भाई मूवी टिकट का वो करने गए आरजे और वो माइक लेके गए, तो समझो थिएटर में 100 की कैपेसिटी हो तो 100 के 100 लोग जवाब देंगे? नहीं। ठीक है, 10 लोग ऐसे होंगे जो कैमरा के सामने आना प्रेफर करेंगे, बाकी नहीं प्रेफर करेंगे। तो अगर जो लोग नहीं प्रेफर करते और उनको डेटा ज्यादा चाहिए तो उनको समझा पाएंगे कि देखिए आप टेंशन मत दीजिए, ठीक है, आपको जैसी मूवी लगी आपकी आपने अपना रिप्लाई दीजिएगी तो उनको तो कन्विंस करेंगे। बट ये मैं जाऊंगी या जो आरजे पर्सनली गया है वो ही काम कर पाएगा। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जो डेटा होता है वो काफी ज्यादा ऑथेंटिक इसके लिए माना जाता है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको ये काम करना है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंट अपने काम को लेकर, तो इसके लिए उसके सवाल या सामने वाले में जो भी उसको क्वेरीज होंगी उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लेगा। The investigator sometimes gets supplementary information of the respondents which may be useful at the time of interpretation of the results। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना कि उनको सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि एक्यूरेट नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, एक्यूरेट नहीं देंगे, डिप्लोमेटिक आंसर देंगे। कोई बात नहीं, वो डिप्लोमेटिक आंसर जो है ना वो भी काम आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो भी उनको एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में काम आएगा। ओके, ये मेथड जो है वो काफी बेटर है व्हेन द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर द लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी। डेटा इज ऑब्टेन्ड पर्सनली और इसका इंफॉर्मेशन जो है अबाउट द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस उसको हम इजीली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मोर एवर द डेटा पर्टेनिंग टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब ना अगर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली उनसे पूछोगे ना, आपको जवाब नहीं देंगे। ठीक है, कोई भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेगा नहीं, तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मतलब क्या होंगे कि जो मेन आपका मुद्दा है उसके बेसिक क्वेश्चन, उसके साथ साथ अपन दूसरे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पूछा बच्चे से कि भाई कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हो? ठीक है, वो बोलेगा कि 8 घंटे स्कूल रहता हूँ, 2 घंटे ट्यूशन जाता हूँ, ठीक है, 3 घंटे गेम खेलता हूँ और खेलने जाता हूँ। मतलब मुझे सप्लीमेंट्री आंसर्स मिल गए यहाँ पर। तो अगर अगर मुझे ये भी सर्वे करना है, सुनना मैं बात ध्यान से, अगर मैं ये सर्वे करना चाहूँ कि बच्चे जो है वो आउटडोर गेम कितने घंटे खेलते हैं एक दिन में, तो मेरा वहां से भी आंसर आ जाएगा। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के थ्रू मुझे ये दूसरे डेटा के इन्वेस्टिगेशन में काम आ जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस वो भी होते हैं जो बच्चों का या कोई भी किसी का भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने को हेल्प करने को, डायरेक्टली तो कोई बताएगा नहीं, ठीक है, तो ऐसे घुमा फिरा के सवालों का जवाब लेने का। हाँ, बट ये इंश्योरेंस करना है कि उन सवालों के जो आपको जवाब मिले हैं उसका कभी भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। डिसएडवांटेजेस क्या है? देखो, एवरी कॉइन हैज टू साइड, तो अगर अच्छी बातें हैं तो बुरी बातें भी होंगी। बुरी बातें यहाँ पे ये है, ये मेथड जो है ना ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है इन केस ऑफ द एक्सटेंसिव एंड द वाइड फील्ड ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, छोटी सी मैंने छोटा सा अगर आपके पास सैंपल स्पेस है तो ठीक है, बट अगर आपके पास बहुत बड़ा सैंपल स्पेस है तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब आपको कोई भी स्टडी पूरी कंट्री को लेके करना है तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं होगा। दिस मेथड इन्वॉल्व्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम, एनर्जी, मनी बहुत चाहिए इसके अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा चाहिए, तो ये काफी कंज्यूमिंग, काफी एनर्जी ड्रेन वाला काम है ये। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग, जो इस मेथड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो लेस रिलायबल होती है। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटर अच्छे से ट्रेन नहीं है, उसको पता ही नहीं कि सवाल क्या बनाने हैं, सवाल क्या पूछना है उसको ही पता नहीं है, ड्यूटीफुल नहीं है, अपने काम के प्रति वो ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए द मेथड ऑफ इंक्वायरी इज लाइकली टू बी अफेक्टेड टू लार्ज एक्सटेंट बाय द प्रेजुडिस एंड द बायसेस। ठीक है, इसके लिए इसके जो इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, उसके बायसनेस या उसके लापरवाह वाले नेचर की वजह से हो सकता है कि हमने जो इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, जो हमें डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, शायद वो अच्छे से डेटा कलेक्ट ना हो। बेटा डन। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड मेथड आ रहा है हमारे पास इनडायरेक्टली इंक्वायरी। ठीक है, अभी अपन ने डायरेक्टली, अब अपन देखेंगे इनडायरेक्ट इंक्वायरी से कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब बेटा इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या होती है? देखो, जो हमारी फील्ड जो है वो इंक्वायरी के बहुत लार्ज हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पैमाने पे अपन को वो रिसर्च करना हो और सब लोगों से पर्सनल कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तब जो भी कॉस्ट होगा, ठीक है, कॉस्ट जो होगा वो भी बहुत ज्यादा है, पैसा खर्च करना पड़ेगा। तब जो है वो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, वो खुद या तो फिर किसी को वो अपॉइंट करेगा या थर्ड पार्टी से वो इंफॉर्मेशन लेगा
और वो इन्फॉर्मेशन को अपन कहेंगे इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंक्वायरी इन विच इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है वो थर्ड पार्टी या कोई भी एजेंसी से ठीक है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसको हम लोग कहेंगे मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ओके, बात समझ में आई बेटा? जैसे कि आप एग्जांपल समझ लो यहाँ पर कि इन्वेस्टिगेटर को जो है वो ये देखना है कि बच्चों की रीडिंग हैबिट्स कैसी है, ठीक है, फ्रॉम अ लाइब्रेरी। तो अब यहाँ पर एक उसके बाद ऑप्शन था कि वो पर्सनली बच्चों के पास जाए और पूछे कि तुम दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो अपने आप सेल्फ स्टडी, ठीक है। अब ये नहीं करके उसके बाद इतना टाइम नहीं है और बहुत ज्यादा बच्चे कवर करने, तो वो क्या करेगा, स्कूल में जाएगा, लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी में बैठते लाइब्रेरियन उनसे मिलेंगे, ठीक है, टीचर से मिल लेंगे और टीचर से पूछेंगे या लाइब्रेरी से पूछेंगे बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो कितनी देर पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, मतलब लाइब्रेरियन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से लाइब्रेरियन जो बताएगा तो वो उसका डेटा कलेक्ट हो जाएगा, तो इसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ठीक है, क्या होगा, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी इज क्वाइट पॉपुलर इन प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे होता है ना कि बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि थोड़ा समय सेव हो जाता है, मनी बच जाता है, ठीक है, एनर्जी बच जाती है। डायरेक्ट इंक्वायरी में ये सब चीजें बहुत ज्यादा लगती हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज तो है, बट थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जैसे वो मैंने कहा लाइब्रेरी वाली टीचर वो सही इंफॉर्मेशन दे रही नहीं दे रही, कैसे पता चलेगा? तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि जो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, वो ऑनेस्ट है रिगार्डिंग, ठीक है, उसमें एबिलिटी कितनी है, तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसके भी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसको इतना एक्सपीरियंस है कि सामने भाई किस किस बंदे से पूछना है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस बंदे से पूछना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके के अगर उसने एवं कोई इंसान से पूछ लिया, ठीक है, जिसको ज्यादा पता नहीं होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। अगर एक ऑथेंटिक पर्सन से पूछेगा तो इन्फॉर्मेशन सही होगा। तो अगर आप इंडायरेक्ट इंक्वायरी में जा रहे हो तो कोशिश ये करनी है कि हम हमारा जो सोर्स है जिससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन कैसा हो, हमारा वो इन्फॉर्मेशन ऐसा हो कि सटीक इन्फॉर्मेशन हो, ऐसे करके। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, देखो स्पेशली बात कर रहे हैं तो ये जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी हो कैसी एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग को सैंपल स्पेस चाहिए होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज मल्टीपल टाइप, तो जब हमारे पास मल्टीपल टाइप इंक्वायरी होती है मतलब कि बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक ही सैंपल स्पेस से या एक ही पॉपुलेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, तब हम लोग जाते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर। वेन देयर आर मेनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसके अलावा ऐसा हो कि बहुत अलग अलग ओपिनियन है, तो भी ये वाला जो इंक्वायरी है काफी इफेक्टिव रहता है। जैसे मैंने कहा लेस कॉस्ट, टाइम, एनर्जी दोनों बचा देता है। व्हेन द पर्सन इज चार्ज ऑफ द इंक्वायरी एंड द फॉर्मेटेंट आर बोथ एक्सपीरियंस्ड, जो इन्वेस्टिगेटर है और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अगर वो दोनों एक्सपीरियंस्ड है, न्यूट्रल है और टेक्निकली क्वालिफाइड है, तो उसका लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपने बहुत सारे ऐसे सीआईडीज और ऐसे कुछ पिक्चर वगैरह देखी हुई आप लोगों ने, ठीक है, जहाँ पे पुलिस वालों के इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, पता है, वो ऐसे वो ना उनको बताते हैं कि आप जिस आदमी की तलाश कर रहे हो ना, ठीक है, जो गुनहगार है वो आज मैंने उसको यहाँ पे देखा भटकते हुए, ये वो। या तो फिर कई बार क्या होता है ना कि पुलिस जो है वो ऐसे इंफॉर्मेशन वाले बंदे अपने रख देती है इलाके में, ठीक है, उनको पैसा वैसा देती है और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाती है। ओके, सेम जो जर्नलिस्ट होते हैं ना वो भी ये काम करते हैं। देखो हर जगह पे जर्नलिस्ट पहुंच सकते नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो नहीं अंदर की खबर बात करते हैं कि अंदर की खबर पता करना, कि अंदर की खबर, हाँ, अगर सामने वाला बंदा लाइक वो है क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस्ड है, वेल ट्रेंड है, तो आप उसकी खबर को सही मान सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना वो ऐसे इनडायरेक्ट इंक्वायरी कर जहाँ पे वो नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब गली कोपचे में पुलिस वाले तो रह नहीं रहे, बट जो भी टाइम होता है वॉटेवर, ठीक है, इंसिडेंट होता है वो गली कॉप्चर में होता है, ठीक है, ज्यादातर वो स्लम एरियाज में ये वो, तो ऐसे स्लम एरिया में जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना उनमें से 2-3 लोगों को जिनको उनको लगता है कि ये बंदा सही होगा, ठीक है, मेरे को धोखा नहीं देगा, सही इन्फॉर्मेशन देगा, उन लोगों को वो अपने साथ जो है वो कांटेक्ट में रखते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। बात समझ में? ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, अब डिसएडवांटेजेस यहाँ पे ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हो सकता है कोई लेस रिलायबल हो। मैंने कहा ना सामने वाला बंदा एक्सपीरियंस है, अगर नहीं तो फिर आपका जो भी लाइक जो थर्ड पार्टी अगर आपकी सही नहीं है तो फिर आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, डिसऑनेस्ट होगा, इनसफिशिएंट होगा, तो प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो फिर ये जो भी आप सर्वे करोगे उसका एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ना ये हो गया इनडायरेक्ट इंक्वायरी। तो अपन ने प्राइमरी मेथड में 3 देखे थे, ओके, कलेक्शन का,
तो प्राइमरी डेटा में एक आया डायरेक्ट इंक्वायरी का, फिर देखा अपन ने इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब थर्ड अपन बात करते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनर। ठीक है, अब क्वेश्चनर मेथड क्या होता है जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना क्वेश्चंस की पूरी सीरीज बनाते हैं। ठीक है, इसको टूल्स कहा जाता है। बेसिकली इन सब चीजों को अपन टूल्स कहते हैं। टूल्स मतलब जरिए। ठीक है, किस किस जरिए से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन का होता है। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के लिए आपने कुछ क्वेश्चंस बना के रखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के बीच में अपने आंसर्स की स्पेस भी दी हुई है, उसको हम कहते हैं क्वेश्चनर, उसको अपन कहते हैं क्वेश्चनर। ठीक है, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में से जो आंसर निकालने का और मेथड जो रहेगा उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनर। अब यहाँ पर अगेन ये हम लोग तब यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा बड़े फील्ड में हमें इसको इंट्रोड्यूस करना होगा। अब ये भी दो तरीके से होते हैं बेटा, एक तो रहेगा बाय पोस्ट और बाय द न्यूमरेटर्स, मतलब कि इन्वेस्टिगेटर खुद करेगा। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चंस कैसे बनाए हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा आपने क्वेश्चंस कैसे बनाए हैं। सिंस ये है काफी टाइम सेविंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ये इसके अंदर इकोनॉमिकल होता है। बट यहाँ पे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसको आप डायरेक्ट इंक्वायरी में और इनडायरेक्ट इंक्वायरी दोनों में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों में यूज होता है। जैसे पता है फॉर एग्जाम्पल कभी 5-5 साल में ये जनसंख्या का आता है कि कितनी संख्या बढ़ रही है, तो आपके घर पे लोग आएंगे। ठीक है, आप उस टाइम मौजूद है नहीं, ये पता नहीं, आपकी मम्मी पापा से पूछना। ठीक है, गवर्नमेंट से लोग आएंगे, पूछेंगे भाई घर में कितने लोग हैं। ठीक है, उसमें से बूढ़े कितने हैं, ठीक है, अडल्ट कितने हैं, बच्चे कितने हैं, 5 साल से नीचे बच्चे कितने हैं। तो ऐसे करके वो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट एज के रिलेवेंट पूरे के पूरे वो लिख के जाएंगे। ठीक है, फिर वो पूरा डेटा बनता है कि पूरे हिंदुस्तान में अडल्ट कितने हैं, ठीक है, ओल्ड एज कितने हैं, ये कितने हैं। तो ये क्या हुआ, ये खुद आए और उन्होंने ये पूरी इंक्वायरी की। ठीक है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस के फॉर्म में पूरा का पूरा आपको पूरा डेटा दिया जाता है, नाम के क्वेश्चंस के बेसिस पे आंसर आपको लिखना होता है। दैट इज कंसिडर्ड एज द इंफॉर्मेशन कलेक्शन बाय द क्वेश्चनर। अब इसको अपन एक समझ रहे हैं। क्वेश्चनर बाय पोस्ट क्या होगा, क्वेश्चनर बाय द इन्यूमरेटर्स क्या होगा। तो क्वेश्चनर बाय द पोस्ट, पोस्ट के हिसाब से मतलब क्या है कि आप जो जो आपने लिस्ट बनाया ना क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस को आप ना बाय पोस्ट जो है, वो जो रिस्पोंडेंट होगा, ठीक है, जो भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा, आप उसको भेजोगे। बाय पोस्ट वो आंसर्स लिख के आपको फिर से बाय पोस्ट आपको भेज देता है। तो दैट इज द पोस्ट। ठीक, क्वेश्चनर बाय द पोस्ट। हर जगह तो हम नहीं कर सकते ना। ठीक है, पूरे इंडिया में घूम घूम के तो अपन कर नहीं सकते, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाय पोस्ट हम उनको अपना क्वेश्चन जो है वो भेज देंगे। एडवांटेज क्या है, सिंपल सा है। ठीक है, क्वेश्चन की लिस्ट बना दो, पीडीएफ बना दो, पीडीएफ उनको भेज दो, आंसर लिख लिख के भेज देंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, काफी सिंपल है, क्विक है, प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद लेस कॉस्ट। ठीक है, ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। ये मेथड जो है वो काफी एफिशिएंट प्रूव होता है अगर स्पेशली आपका जो रिस्पोंडेंट है, जो आपको आंसर कर रहा है, ठीक है, वो अगर एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल है ना, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक काम, इन्वेस्टिगेटर को सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो रिस्पोंडेंट से मिलेगा ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे उसका पर्सनली पहुंचना जो है वो मुश्किल होता है या नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वो इजी हो जाता है। डिसएडवांटेजेस, अब यहाँ पे ये होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना, कई बार क्या होता है ना, इलिटरेट होते हैं, या तो फिर वो लाइक उनमें सेंस ऑफ कॉपरेशन नहीं होता। ठीक है, अच्छा भेजा ना, ठीक है, आंख बंद करके जय माता दी, ये टिक कर लिया, ठीक है, ऐसे सवाल के आंसर दे दिए। मतलब वो सवाल को ज्यादा लाइक उसको इफेक्टिवली पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। ठीक है, जो मन में आया बस ऐसे लिख के बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सही नहीं मिलेगी, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो जाता है। ओके, जैसे मैंने कहा कि अरे भाई कौन सा मेरा काम है, मैं एक बैठ के रीड करूंगा, तो क्वेश्चंस को रीड करने की कोई भी मशक्कत नहीं करेगा, फिर आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक। अच्छा, आप कई बार तो क्या होता है ना, ये जरूरी भी नहीं होता है कि आपने जिसको क्वेश्चन भेजा उसने ही किया। ठीक है, कई बार अरे यार अभी अपने छोटे बच्चे को बुला बुला दिया, बोले ये सब ना लिख तो दे, टिक तो कर दे, तो किसी और ने उसका काम कर दिया। ठीक है, जबकि आपको जो सैंपल स्पेस चाहिए वो एक बंदे का चाहिए जिसका क्वालिफिकेशन ऐसा हो वैसा हो, एज जितनी हो ये वो, किसी और से करवा रहा है। ठीक है, तो शायद वो ना उस क्वालिफिकेशन का हो, ना वो उस एज का हो, ना वो उतना लिटरेट हो, तो वो क्या हो जाता है ना कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसा हो सकता है कि फियर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ बीइंग मिसयूज्ड। ठीक है, कई बार तो क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारा इन्फॉर्मेशन लीक वीक हो जाए, तो इसके लिए यहाँ तक कि जो एजुकेटेड और लिटरेट लोग हैं ना, वो भी आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ठीक है, सही से रिस्पॉन्स नहीं देंगे, शायद आपको क्वेश्चन आप उनको भेजोगे, आपको रिटर्न भी ना करें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं बिकॉज ऑफ द लेजीनेस एंड द ग्लूम ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। मैंने कहा कि लेजी होगा, ग्लूम होगा, तो शायद कई बार तो क्या होगा ना कि इन्फॉर्मेशन मिलने में भी आप फोन करोगे, अरे
प्लीज 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 सर फटाफट से करके भेज दिए, हाँ 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 कल कल भेज दो, कल 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 करते 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 पूरा महीना निकाल देगा, ठीक है वो बंदा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिले इन्फॉर्मेशन, तो फिर क्या करोगे। देयर इज अ लैक ऑफ असिस्टेंस, मतलब कि क्लैरिफिकेशन इंस्ट्रक्शन गिविंग। अब बेसिकली आपने उनको भेजा, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, ठीक है उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, क्या है ये, आफ्टर ऑल समझ थोड़ी आ रहा है। अब आप वहाँ पे मौजूद नहीं है उनको समझाने के लिए कि ये इसका मोटो क्या है, इसके पीछे पर्पस क्या है करने का, तो असिस्टेंट बंदा की हेल्प नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जो हैं वो उस तरीके से उनको मिलते नहीं है, तो शायद उनको उनको अपनी बुद्धि से जो समझ में आता है वो लिख देते हैं, तो वो सही इन्फॉर्मेशन शायद नहीं भी थी। ओके, तो ये सारे हो जाते हैं डिसएडवांटेजेस। नाउ क्वेश्चनियर बाय द न्यूमरेटर्स, या तो फिर क्या करेंगे अपन इन्वेस्टिगेटर के थ्रू। ठीक है, अब ये है कि सीधी सी बात है ना, जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जा रहा है पूरा बंच लेके क्वेश्चंस का, ठीक है, और पर्सनली जाके उनके पास जाके रिस्पॉन्स कलेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं क्वेश्चंस बाय द इन्यूमरेटर्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है, जैसे आपके स्कूल में भी कई बार स्कूल्स में भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, ऐसे सर्वे करने के लिए। तो समझो कि कई बार क्या है ना कि ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे लोग भेजते हैं कि जाओ सर्वे करके आओ कि वो स्कूल में सबसे अच्छी टीचर कौन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्कूल कैसा चल रहा है, ये वो। फिर आपको क्वेश्चन आएगा लाइक हाउ इज द फैसिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्लीननेस की फैसिलिटी कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, फैसिलिटी टीचर्स है कि नहीं। ऐसे लिटरली एजुकेशन बोर्ड जो है ना ऐसे लोग भेजता है हर एक स्कूल में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, ये होता है ये। बट क्या होता है ना, मैं आपको फैक्ट बताऊं, इसको भी नहीं पता, इंस्पेक्शन है, स्कूल में इंस्पेक्शन है, तो इंस्पेक्शन में ये सब चीजें भी होती हैं। बट क्या है ना, अभी करप्शन वाला टाइम थोड़ा है, तो फिर कोई ऊपर आता है नहीं, ठीक है, अगर आते भी तो बस बार बार से देख के चले जाएंगे ताकि वो उनको बोलेंगे हाँ ठीक है ये वाला स्कूल अच्छा काम कर रहा है, ये है वो है, ठीक है, तो वो पैसे खा के चले जाते हैं। बट अगर एक्यूरेटली कोई अगर सही में स्कूल में जाए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे और ऐसे क्वेश्चन बना के बच्चों को दे, स्कूल की पूरी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो ये बहुत चीजें होती हैं, सब करते हैं, ये सब चीजें बहुत होती हैं, ओके, ताकि इम्प्रूवमेंट हो, पता चले कहाँ सही है कहाँ गलत हो रहा है, ये सब होता है। बट सामने जैसे अपन अपन अभी नहीं बोला कि डायरेक्ट इंक्वायरी हो या क्या, जो सामने जो जो क्वेश्चनर है, ठीक है, या जो इन्वेस्टिगेटर है वो बायस नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए। तो अगर वो ऑनेस्ट है ना, जैसे मैंने कहा कि स्कूल में आ रहे हैं, और वो अगर ऑनेस्टली काम करेंगे तो आप सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट नहीं करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल टीचर के साथ बैठ लिया, खाना वाना खा लिया, थोड़ा बहुत पैसे वैसे ले लिया, ऊपर ऊपर थोड़ा स्कूल देख लिया, चले गए, उसमें तो नहीं होगा ना, तो ऐसा होता है। चलो अब एडवांटेजेस बात कर रहे हैं कि न्यूमरेटर के थ्रू, सॉरी न्यूमरेटर के थ्रू, ओके, न्यूमरेटर के थ्रू जब आप क्वेश्चंस ये मेथड करवाते हो तो उसमें क्या एडवांटेज है। देखो, एक तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगा, करेक्ट आएगा, और मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा क्योंकि वो खुद जा जाके ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमरेटर गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स, ठीक है, यहाँ तक कि जो इलिटरेट है उनको भी समझाएंगे कि देखो इसका मतलब ये है, ताकि वो उसको सही तरीके से आंसर कर पाए। क्वेश्चंस का लॉस होना या इनकम्प्लीट क्वेश्चन यार, ठीक है, ऐसे उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो समझा रहे हैं, ठीक है, तो कोई डैश करेगा ही नहीं, कोई छोड़ नहीं देगा उस क्वेश्चंस को। फ्रॉम द वास्ट फील्ड अंडर इन इंक्वायरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन, ठीक है, तो कम टाइम में आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे मैंने क्या बोला कि स्कूल में आ रहे हैं, अब स्कूल में 60 बच्चे बैठे हुए हैं, 60 बच्चों को पैम्पलेट दे रहे हैं, अब वैसे एक क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है, तो समझो पूरे स्कूल में जो है वो 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चे को ये सब दे रहे हैं, तो समझो ना कि ना करके 2 घंटे में 500 उनके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, है ना, तो ये चीजें हो जाती है। अगर कोई भी डाउट अराइज होता है माइंड में रिस्पोंडेंट के, तो वो इजीली ऑन द स्पॉट पूछ सकता है कि सर आया तो क्वेश्चन, मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो समझा देंगे, तो ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, इफ द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज एरिया, या बहुत सारे लोग चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स आर टू बी एम्प्लॉयड, तो सीधी बात है क्या लगेगा, पैसा खर्च लगेगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि गुजरात बोर्ड या एजुकेशन बोर्ड ऐसे लोग भेज रहे हैं, तो उनको पैसे भी तो लेंगे ना, ऐसे तो है नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो वहां से पैसे लेंगे, उनकी सैलरी आएगी, उनको उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा, तो पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। अगर एक्सपर्ट्स नहीं है, जो 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 इन्यूमरेटर्स आ रहे हैं वो अगर एक्सपर्ट्स नहीं है, तो सीधी सी बात है फिर उनको ट्रेनिंग दो, ये करो, तो वो खर्चा हो जाएगा। कीप द क्लोज वॉच ऑन द वर्क ऑफ इन्यूमरेटर, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला कि वो लोग स्कूल में आए, ठीक है, अब वो स्कूल में आकर सही में स्कूल में इंस्पेक्शन कर रहे कि नहीं कर रहे, ये चेक करने के लिए भी आपको एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, ठीक है, तो कॉस्ट इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो ईमानदार है नहीं है उसको कैसे पता चलेगा।
अगर जो रिस्पोंडेंट है वो एडुकेटेड नहीं है, ठीक है, पोलाइट नहीं है, सेंसिबल नहीं है, तो एन्यूमरेटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको समझाना और उनके साथ उनको कहना कि कॉपरेट करो, शायद वो ना भी करे। सिंस एन्यूमरेटर्स हैव टू सेटल, ठीक है, वहाँ पे सेटल होना पड़ता है और रिस्पोंडेंट के साथ थोड़ी बातचीत करके उनको रिलैक्स फील करवाना पड़ता है, फिर आप उनसे ये सब फीडबैक ले सकते हो। इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया हमारा प्राइमरी डेटा का मेथड कंप्लीट। अब बात कर रहे हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा में हम लोग कैसे कैसे मेथड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो दो सोर्सेस हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। देखो सेकेंडरी मतलब सीधी बात है ना, हम तो जान ही रहे, हम कोई एजेंसी या कोई सोर्स के थ्रू अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन कहेंगे इट इज सेकेंडरी। अब पब्लिश में क्या होता है, पब्लिश देखो, पब्लिश मतलब कि वो चीज जो ऑथोराइज्ड एजेंसी के अंदर चीजें लिखी गई हैं, तो वो भी ठीक होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन गवर्नमेंट पब्लिकेशन, तो ये मेन सोर्स जो है वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन ज्यादा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ डेटा कलेक्ट करती है और उनको रेगुलरली अपनी मैगजीन्स वगैरह में छापती है, ठीक है, फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन। एज अ रिजल्ट, लाइक अगर बात करते हैं हम लोग ऑन द रिजल्ट पॉपुलेशन सेंसस, इंडेक्स नंबर ऑफ द होलसेल प्राइजेस, पॉपुलेशन सेंसस मतलब कि 10 साल में कितनी पॉपुलेशन का बढ़ोतरी हुई या क्या हुआ। होलसेल प्राइजेस, जैसे अपन कह रहे हैं ना, आपने देखा होगा कभी कभी पेट्रोल का भरवाने जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है कि पर लीटर का पेट्रोल का प्राइस इतना है, ठीक है, उसका इतना, डीजल का इतना है, ये सब लिखा होता है। या तो आपने देखा होगा कि गोल्ड का प्राइस आता है, ठीक है, कि 10 ग्राम गोल्ड का इतना प्राइस है, वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है। ओके, तो ये प्राइजेस आते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है वो, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स के बारे में कि एग्रीकल्चर कितना चल रहा है हमारे पे, 5 ईयर प्लान के बारे में आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट अपने वेबसाइट से डालती रहती है। तो वेबसाइट्स के थ्रू आप जब इन्फॉर्मेशन लेते हो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये कौन पब्लिश करेगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ या एनएसओ से मैंने बताया, ठीक है, या तो फिर एग्रीकल्चर के लिए करना होगा तो आईसीएआर करेगा। स्टैटिस्टिकल बुलेटिन ऑफ आरबीआई, आरबीआई पूरा बताता है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बारे में बताएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ गुजरात स्टेट, सोशल इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ गुजरात, हर एक स्टेट का अपना अपना होता है, ठीक है। फिर आते हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी जो होते हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको बताएगा, सिटी म्यूनिसिपल, ये कुछ ना कुछ डेटा जो पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल बीच में मैंने रीड किया था कि ड्यू टू दैट हीट वेव्स, ठीक है, एसियां बहुत ज्यादा यूज होने लगी है, बहुत ज्यादा चलने लगी घर में, ठीक है, ठंडक की वजह से बहुत गर्मी है। तो तकरीबन मैं एग्जैक्ट में वर्ड याद नहीं है, ठीक है, उन्होंने लिखा था कि कुछ 45,000 मेगावाट ज्यादा ज्यादा यूज हुआ है इस बार, ऐसा कुछ उन्होंने डेटा, न्यूमेरिक डेटा बताया था, ठीक है। तो कहाँ से पता चला, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पता चला, ठीक है। जब लाइट बिल आ रहा है तो लास्ट मई मंथ के कंपैरिजन, जून मंथ के कंपैरिजन को इस जून मंथ कंपैरिजन देखा तो बोला इतना सारा पावर जो है वो कंज्यूम्ड हुआ है, ठीक है। तो अब उससे पता चल गया कि हीट वेव बहुत ज्यादा है और सब लोग जो है वो एसी चला रहे हैं घर में। ओके, तो ये सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के थ्रू आया, ठीक है। इसका मतलब कि वो गवर्नमेंट जो स्टेट के अंडर है और हर एक स्टेट का अपना अपना है, ठीक है, उसको सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कहते हैं हम लोग। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब कुछ आते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि इन्फॉर्मेशन हम लोग कोई ना कोई यूएनओ, यूएनएस ना आता है ना, यूएनओ आता है, यूनेस्को आता है, यूनेस्को आता है, ठीक है, उनके थ्रू। तो यूएनओ के थ्रू अगर हम देखें तो हम दूसरी कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि कितना फंड इंडिया को मिल रहा है, ओके, वो डेटा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बता सकते हैं हम लोग, डब्ल्यूएचओ के थ्रू हेल्थ के रिगार्डिंग कि भाई इंडिया में डिजीज जो है वो कम होती जा रही है, तो वो डब्ल्यूएचओ बताएगा कि इतनी डिजीज कम हो रही है, इंडिया भी हेल्दी हो रहा है, या कोई भी और कंट्री के बारे में, ठीक है। तो ये सब कुछ उसके अंदर आता है। तो ये बेसिकली हमें सेकेंडरी सोर्स है ना, क्योंकि हम किसी न किसी एजेंसीज का इंफॉर्मेशन लेकर उसको अपन अपने स्टडी में यूज कर रहे हैं। फिर आता है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कुछ रिसर्च करते हैं, ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, अटीरा, ठीक है। पीआरएल अहमदाबाद में ही है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, टाटा रिसर्च सेंटर, मैनेजमेंट एसोसिएशन, एमबीए वाले, ये कुछ डेटा जो है आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और आप उन डेटा से लाइक अभी एमबी का क्या चल रहा है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद में कैसा है, बूम पर है कि ठंडा पड़ चुका है, ठीक है, कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, ये सब रिसर्चेस वहाँ पे आती हैं।
हम बात करेंगे दूसरे होते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या ऑटोनोमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो कुछ ना कुछ डेटा बताएगा, जिला पंचायत बता दें, जिला में कई बार जेड भी लिखा होता है, देख लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है, यूनिवर्सिटीज आपको बताएंगे डेटा के बारे में, रिपोर्ट्स पब्लिकेशंस आती हैं, तो वो लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है, ऐसे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ये सब सेल्फ गवर्निंग होते हैं। फिर दूसरी बात कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ द बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब बिजनेस के बारे में, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए संस्था बनाई जाती है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या तो फिर वर्कर्स यूनियन, ऐसे कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक होती हैं, ये रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई डेटा जो है वो बाहर पब्लिश करती है जो आगे यूजफुल होता है, ठीक है, तो वो सब चीजें भी आती हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर एंड द पीरियोडिकल्स। अब ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर पीरियोडिकल होते हैं, मैगजीन्स वगैरह जो है वो आती हैं, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ठीक है, पूरे वीक में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का पूरा डेटा आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। जो हमारे नेता है उनकी कुछ स्पीचेस आएंगी, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। बिजनेस इंडिया में आएगा कि भाई इंडिया में कौन कौन सा बिजनेस ज्यादा चल रहा है, ठीक है, कितने बिजनेस, कितने स्टार्टअप हो रहे हैं, अपन कैसे बोलते हैं, ठीक है, यूनिकॉर्न, ठीक है, आपने सुना होगा कि इंडिया में 101 यूनिकॉर्न अभी आ चुके हैं। हाँ, ठीक है, 101 यूनिकॉर्न अभी आ चुके हैं। तो यूनिकॉर्न मतलब क्या है कि 5 साल के अंदर, ठीक है, जो कंपनी 5,000 करोड़ वैल्यूएशन कंप्लीट कर लेती है, इतना बिजनेस कर लेती है, उसको अपन कहते हैं स्टार्टअप्स, और वो स्टार्टअप्स में आता है यूनिकॉर्न, ठीक है। एक आता है यूनिकॉर्न, एक आता है स्कॉर्पियो कॉर्न, ऐसा भी कुछ आता है। तो अब हमने तो देखा है नहीं, तो हम वो मैगजीन्स के थ्रू पढ़ रहे हैं कि भाई इतने स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे हैं, ठीक है। आए दिन हर एक जो यंग माइंड्स हैं वो नया नया आइडियाज लेके आते हैं, वो स्टार्टअप्स करते हैं अपने, ठीक है। अब वो स्टार्टअप्स कितने सक्सेसफुल जाते हैं, कितने फेल जाते हैं, वो भी चीज आती है, तो ये सब बिजनेस को लेके आता है, ओके। तो इसके लिए न्यूज़पेपर आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स आते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस आते हैं, तो न्यूज़पेपर वगैरह क्या हो गई पीरियोडिकल, तो न्यूज़पेपर रीड करते करते हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, अच्छा अच्छा, ऐसा 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 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक नया स्टार्टअप खुला था, ये हुआ था, तो दैट इज सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी होता है। तो ये सारी की सारी वही जो पब्लिश की जा रही है, देखो पब्लिश क्यों, देखो ऑथेंटिकल है ना, पब्लिश करें मतलब कैसा ऑथेंटिकल है, तभी तो पब्लिश करेंगे, वरना लोग तो बूमा बूम कर लेंगे अगर कोई गलत चीज छाप ली तो इसके लिए ऑथेंटिकल होता है। तो ऐसे ऐसे सोर्सेज अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना, तो आपका डेटा सही भी होता है और आपका रिजल्ट जो आएगा वो भी एक्यूरेट आएगा। अब आता है दूसरा अनपब्लिश, अनपब्लिश मतलब कि सूत्रों के अनुसार, ठीक है, वो सूत्र कौन है नहीं पता, हम बोलते हैं ना सोर्सेज, कई बार लिखा होता है एनोनिमस, ठीक है, पता नहीं है, तो सूत्रों के अनुसार। तो यहाँ पे कुछ अनपब्लिश डेटास भी होते हैं, ठीक है, लाइक कुछ ऐसे स्टैटिकल डेटा जो कलेक्ट किए गए हैं, कंपाइल किए गए, पब्लिश नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कोई प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूट जो होते हैं ऐसे कुछ रजिस्टर्स रखते हैं, ठीक है, पब्लिश नहीं करते, अपने खुद के लिए रजिस्टर्स रखते हैं वो, मतलब कि इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं। Such data can be obtained on the request to the concerned institute and can be used as a secondary data, ठीक है, ऐसे कोई डेटा जो है वो आप इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्लीज आपका डेटा दे दो हमें कि हम अपने डेटा में यूज करेंगे, आपका नाम नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, आपका नाम नहीं आएगा, तो वो क्या हो गया, सूत्रों के अनुसार, ठीक है, ऐसे करके आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, सूत्रों के अनुसार आता रहता है, स्पेशली सेलिब्रिटीज की जिंदगी में जो हो रहा है ना वो सब लिखते हैं और नीचे आता है सूत्रों के अनुसार, ठीक है, वो तो चीज बहुत होता है। कुछ जैसे रिसर्च पेपर्स यूनिवर्सिटीज प्राइवेट पब्लिकेशंस के अंदर पब्लिश होती हैं, बट वो बाहर नहीं आती, वो खाली उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में ही रहती हैं, ओके। जिसमें जिसमें हम कहते हैं डिजर्टेशंस, ओके, मोनोग्राफ्स, ये लाइक आईआईएम इंस्टीट्यूट जो है वो बना रहा है, उसको अनपब्लिश डेटा बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं के पास है। लोकली अगर आपको चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, आपको आईआईएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो अगर आपको देंगे तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। आईआईएम इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया। अब ये जो क्वेश्चनर बनाना है, ये बनाना कैसे है भैया, वो तो बता दो, ठीक है। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, तो देखो ऐसे कुछ खास रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है, मुझे कुछ क्वेश्चंस का सेट बनाना है, मैं बना सकती हूँ, ठीक है। आपके पास आता है कि क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में बनाना है, आपको आता है कि एमसीक्यू के फॉर्म में बनाना है, ठीक है, आपको ऐसा है कि चेकलिस्ट के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो देयर आर मैनी तरीकास, ठीक है, जहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हो, बट यहाँ पे अभी हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन दी हुई है, देख लो। सबसे पहले आना है टाइटल, टाइटल प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो सामने वाला इंसान को समझ में आए कि मुझे आफ्टर इन्फॉर्मेशन देनी किस चीज को लेकर है, ठीक है। तो टाइटल जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ओके, सो दैट इट शुड बी, सो दैट कि आप जो रिस्पोंडेंट है, जिसमें मैंने कहा कि जो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, डज नॉट गेट एनी सस्पिशन और डायलेमा, ठीक है, उसके दिमाग में आने क्या करना है समझ थोड़ी आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, ऐसे नहीं 100 क्वेश्चन कर दिए उसका टाइम वेस्ट हो रहा है,
आपके क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, मैक्सिमम 10 से 15 खत्म हो जाना चाहिए उसके अंदर, मैक्सिमम 10 से 15, ताकि जो रिस्पोंडेंट उसका टाइम भी बर्बाद ना हो, और हमारे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए ना कि उसमें अपन को जो भी डेटा चाहिए वो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सफिशिएंट होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, ओके। फ्यूअर नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कहा कम होने चाहिए। फिर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होना चाहिए, इट शुड बी लॉजिकल so the respondent can answer the questions quickly और spontaneously without looking back। आगे पीछे नहीं देखना मेरे पीछे कहाँ से लिखा आपने क्या लिखना, ऐसा नहीं, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन कैसे होना चाहिए ना, पहले ना आपने रिस्पोंडेंट को थोड़ा सा इजी करवाओ, ठीक है। नाम क्या है आपका, एज क्या है, मैरिटल है कि नहीं हो, ठीक है, इंडियन हो कि नहीं हो, ये थोड़े ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा ठीक 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 लगे। उसके बाद थोड़े ऐसे क्वेश्चन पूछो जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए। तो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ही बहुत जरूरी है। पता चला आप पहले ऐसे भयंकर सवाल पूछते हो, फिर एंड में पता चल रहा है कि वो कुछ छोड़ दे रहा है। जैसे अपने अपने अपना पेपर जब होता है स्कूल में, पता है पहले क्या पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं ना, एमसीक्यू पूछ लिए 5, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स 2-3 पूछ लिए, फिर मैथ पूछ लिया, ताकि बच्चा थोड़ा सा हो जाएगी, अच्छा पेपर मुझे आता है, पेपर मुझे आता है, ठीक है। फिर थोड़ा 1 वर्ड आएगा। तो 5 मार्क वाले और ये हमेशा लास्ट में आते हैं, हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। तो ताकि बच्चा थोड़ा सा पेपर को लेके थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए, उसको लगे हाँ मुझे आता है, तो कॉन्फिडेंस हो जाए। तो ये भी क्या, ये टाइप का तो क्वेश्चन सीधे, और तो क्या है, ओके। तो क्वेश्चन शुड बी सिंपल, ऐसी नहीं ऐसी खतरनाक ना शशि थरूर थरूर जैसी सॉरी, ठीक है, शशि थरूर जैसे आप ऐसे इंग्लिश बोलो कि, या विलियम शेक्सपियर जैसी, तो सामने समझ ही नहीं आया कि क्या है भाई, हमको नहीं समझ तुमने क्या पूछा है। तो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज शुड बी सिंपल, ठीक है, सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। डुअल मीनिंग नहीं होनी चाहिए, कंजी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, क्या लैंग्वेज है, हमको तो नहीं पता भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर कोशिश करो कि यस और नो टाइप में आंसर्स हो। एमसीक्यूज मैंने कहा था अल्टरनेटिव क्वेश्चंस ऐसे पूछ लो, शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स कोई वो एग्जाम में नहीं बैठा है कोई भी लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो इसके लॉन्ग आंसर्स जो है वो बहुत कम रखो, ज्यादा रखना ही नहीं, अगर वो भी आपको जरूरत लगे तो, अदरवाइज तो आप ऐसे चेकलिस्ट और इसमें ही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। टाइम मैंने पहले ही बताया कि टाइम को बहुत ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि जो भी रिस्पोंडेंट है वो नवरा नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास खुद का बहुत काम होगा। तो टाइम ऐसा होना चाहिए कि 15-20 मिनट काम खत्म हो जाना चाहिए, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स टाइम 30 मिनट में काम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, ऐसे क्वेश्चंस पूछना है, या तो आपके जो पर्सनल लाइफ है, मतलब आप जो पर्सनल लाइफ के जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उनके अंदर, ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए कि उनको ऐसे लगे नहीं कि कुछ ज्यादा नहीं पर्सनल हो रहा हमारे साथ, ठीक है, ऐसा नहीं। तो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो रिस्पोंडेंट जो है वो अवॉइड ना करे, ठीक है, उसको ऐसा लगे ये बहुत ज्यादा पर्सनल यूज में आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा अवॉइड करने चाहिए। और आप फ्रेम करते हो तो इट शुड बी लाइक विथ कॉशियस, ठीक है, सोच समझ के फ्रेम करना है, और उनको बताना है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस रेट है वो लीक नहीं होगी, ठीक है, हम आपकी चीज को बाहर लीक नहीं करेंगे। शायद अब क्या होता है ना कि क्वेश्चन में प्रिपेयर करने के बाद आप सीधा सीधा जो आपके पास सैंपल है आप उसको नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको 20,000 लोगों में ये करना है तो पहले 20 लोगों में करके दो, अब देखो आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। आपने देखा बेटा, जब भी कोई पिक्चर रिलीज होती है तो उसके पहले ना प्रीमियर रखा जाता है ना। मैं फिर से बोलूँ, जब भी कोई पिक्चर थिएटर में रिलीज होती है उसके पहले प्रीमियर रखा जाता है। वो प्रीमियर में वो समझो कि 50-60 लोगों को बुलाते हैं, अपने लोगों को, ठीक है, और उनको पिक्चर दिखाते हैं, और वहां से पहले रिस्पॉन्ड कलेक्ट करते हैं कि इन्होंने मुझे क्या रिस्पॉन्ड दिया। उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे वो पिक्चर में चेंजेस करने नहीं करने, सही है तो आगे करेंगे, नहीं तो फिर पूरा एडिटिंग करके चेंज कर लेंगे। प्रीमियर होता है। सिमिलरली आप जब कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको एक प्रीमियर रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियर देखिए आप कुछ 20-25 लोगों को ये दो। अगर आपका सैंपल स्पेस 20,000 है तो ऐसे करके, अगर आपका सैंपल स्पेस 100 है तो भैया 5-10 लोगों को ये करके देखो, आप देखो आपको रिस्पॉन्ड क्या मिल रहा है, ठीक है। It should be executed on the trial basis to check how the practical it is। अगर जरूरत है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये वाले सवाल के आंसर ढंग से नहीं मिले, तो आप उन क्वेश्चंस को प्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, परफेक्ट बना सकते हो, और फिर आप एक्चुअल सैंपल स्पेस को क्वेश्चंस जो है वो दे सकते हो, ठीक है बेटा। नाउ देखो अभी कुछ एग्जांपल है, ये सैंपल स्पेस है इसका क्वेश्चनर का। अब देखो इसमें टॉपिक क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द हैबिट स्टडी हैबिट्स और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि उनको तो पढ़ाई करनी होता है, आगे बोर्ड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, आसान सा सवाल है। जेंडर, ठीक है, आंसर आसान है, कहाँ रहते हो, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। स्कूल, नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांटिंग या टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब कौन से हो ना आप, स्कूल कौन सा है, सेल्फ फाइनेंस है या गवर्नमेंट है। स्ट्रीम कौन सा है आपका, मीडियम स्टडी कैसा है, स्कूल टाइमिंग कैसा है। देखो कितना इजी इजी सवाल पूछ रहे हैं, है ना। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड, अब देखो यहाँ से उसका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, भाई तुम ना कितना टाइम जो है
वो स्पेंड करते हो फॉर योर डेली स्कूल होमवर्क। स्कूल होमवर्क है तुम कितने घंटे कर रहे हो, एवरेज टाइम स्पेंड, ठीक है। रीडिंग और प्रिपरेशन कितना आप एवरेज टाइम दे रहे हो। मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, अब बच्चा है तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करेगा, तो कैसे कर रहे हो, ठीक है। फैमिली मेंबर के साथ बैठे हो, टीवी देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ये सब चीजें आ गया। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर द एंटरटेनमेंट, ठीक है। मॉल में सीधे तुम कितना समय दे रहे हो, कितना एवरेज, तो यहाँ से उनको पूरा एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं। देखो अभी कोई बच्चा इसको करेगा तो 10 मिनट के अंदर वो सवाल देख खत्म कर लेगा, है ना, 10 से 15 मिनट ऐसे होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी होती है। तो आगे आएगा, टेंशन मत लेना, आगे आएगा ये सब चीजें, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चनर का सैंपल दिया हुआ है ना बेटा। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जब आप कलेक्ट करते हो तो आपको क्या क्या ध्यान देना है वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप ना किसी और का इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है अबाउट द रिलायबिलिटी, मतलब कि जो आप सेकेंडरी जहां से भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो जो चीज है ना वो रिलायबल होनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट वाला अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। वन शुड वेरीफाई द लेवल ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक, डेटा को पहले आप वेरीफाई करो कि वो कहाँ पब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट में किया गया था, सेमी गवर्नमेंट किया था, या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्फ लाइक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने किया है, ठीक है। वो रिलायबल है कि नहीं है वो देखो, तो ये पहले देखना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो पर्पस है डेटा कलेक्ट करने का, वो लाइक सेकेंडरी डेटा जाने से पहले पहला पर्पस ठीक करो कि आपका गोल क्या है। आप ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो उसके पीछे आपका गोल क्या है, पर्पस क्या है। क्योंकि आपका पर्पस अगर क्लियर होगा ना, अगर आपका पर्पस क्लियर होगा तो आप सीधी सी बात है सही तरीके से इफेक्टिव तरीके से उसको एनालाइज कर पाओगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैंने ये वाला ही, ठीक है, ऊपर वाले सेकेंडरी डेटा के साथ, तो मुझे ये जानना है कि बच्चे पढ़ाई में कितना समय दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द स्कूल एंड द कोचिंग, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि बच्चों को तो, अगर बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं तो बच्चों का जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे, बच्चे रात शाम को खेल ही नहीं जा पा रहे, क्योंकि इतना इतना ज्यादा होमवर्क में वो स्कूल के होमवर्क में इतना इतना टाइम चला गया। तो सेल्फ स्टडी में टाइम कर रहे तो वो नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं ऑर्डर पास करूंगी कि स्कूल के टाइम आवर्स कम कर लो, ठीक है। तो जो स्कूल 2 बजे तक चल रहा है वो स्कूल जो है वो 1 बजे तक चला लो, 12:30 तक चला लो, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से वो डेटा पर्पस क्या है स्टडी करने का वो जरूरी है, क्योंकि बच्चों पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। ये मेरा पॉइंट था कि मुझे देखना है कि बच्चा पूरा दिन अपना समय यूटिलाइज कैसे करता है। पता चला कि उसके ऊपर बर्डन इतना है काम का कि बच्चे का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, खेल ही नहीं जा पा रहा, तो वो चीज गलत है। अगर खेल रहा है तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसको अगर खेले जा रहा है तो उसका पढ़ाई में एकेडमिक्स लॉस हो जा रहा है, तो वो भी गलत है। तो ऐसे करके आपको मैनेज करने का, तो ये सब चीजें आती हैं। फिर हम बात करते हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग। देखो अभी आपने बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है, मेथड इंक्वायरी, डायरेक्ट इंक्वायरी, ठीक है। कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तो आपके सैंपल स्पेस पे डिसाइड हो जाएगा कितना टाइम आपको लगेगा पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करने में और उसको फिर सही तरीके से प्रेजेंट करने में, वो जरूरी है, ठीक है। आप 1 साल नहीं ले सकते हो, आपको ये चीज महीने 2 महीने में खत्म करनी पड़ती है, ठीक है। डिपेंड करता है, अगेन डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, आपका डेटा कैसा है, आपका सैंपल स्पेस कितना है, वो सब मैटर करेगा। पर टाइम ड्यूरेशन पता चला, देखो 5 साल का अपन कहते हैं, तो 5 साल या 2 साल में आपको डेटा अगर देना है तो आप इतना ज्यादा समय नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप ना पहले, आपको खुद को पहले समय चाहिए। सब्जेक्ट डिसाइड करो, ठीक है, इंक्वायरी करने का मेथड डिसाइड करो, क्वेश्चन डिसाइड करो, रेस्पोंडेंट के पास जाके मिलो, जो डेटा वो देगा उसको एनालाइज करो, उसको इंटरप्रेट करो, ठीक है। ये सब चीजें फिर उसको पब्लिश करो, तो आपके लिए 2 महीने का टाइम तो यूं चला जाएगा। तो इसके लिए टाइम ड्यूरेशन पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको। स्कोप ऑफ द डेटा, डेटा का स्कोप कैसा है, लाइक बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा मैटर्स, बहुत लाइक मैटर करता है, ठीक है, कि आपने डेटा किस एरिया से कलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसके लिए वो चीजें भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिमिटेशन, देखो डेटा में लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इट शुड बी नोन फॉर द सेकेंडरी डेटा टू बी यूज्ड, तो स्पेशली सेकेंडरी डेटा में कि आप कहाँ से ले रहे हो ना, ठीक है, वो जरूरी। मैंने नहीं बताया कि पुलिस वाला अगर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट कि भाई मुझे बताओ कि ये वाले बंदे को तुमने देखा है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दो, तो उसको पता होना चाहिए कि जिसको मैं काम दे रहा हूँ ना वो सोर्स मेरा ऑथेंटिक है, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। अल्टरनेटिव, अगर अल्टरनेट डेटा अवेलेबल है तो डेटा को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कंपेयर करने के बाद जो सही आपको डेटा लगता है उसको आप सेकेंडरी फॉर्म में यूज कर सकते हो। देखो जैसे कि न्यूज़पेपर है तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, इकोनॉमिक टाइम्स भी है, हिंदुस्तान एक्सप्रेस भी है, ठीक है। तीन तीन न्यूज़पेपर हैं और उन तीनों में सेम एक खबर खबर छप रही है, तो भी आप देखो कि तीनों खबरों का आपने पहले कंपेयर करो और देखो कि कहाँ चेंज आ रहा है, कहाँ वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखो कि ऑथेंटिकल डेटा कौन सा है,
तो आप कंपेयर भी कर सकते हो, ऐसे कंपेयर करके आप सेकेंडरी डेटा फिर वो वाला ऑथेंटिकल आप सेकेंडरी डेटा में यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कुछ था नहीं खास, ठीक है, बस आपको थोड़े से इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो मैंने आपको दे दी। तो जरूर सुनिएगा इस पूरे चैप्टर को, इजी इजी चैप्टर है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ठीक है, एक दो बार सुनोगे ना पूरा चैप्टर यही लर्न हो जाएगा, और क्वेश्चन के आंसर्स आपको इसी पीडीएफ इसी वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। तो बस आप अभी इस तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।